हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वैंसू वर्ल्ड। और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वैंसू एफएफ माय शुगर डैडी। और कहानी स्टार्ट करने से पहले वार्निंग है, ये कहानी 18+ है, मैच्योर लोगों के लिए है और इसमें रफ वर्ड का बहुत यूज़ किया गया है। देन कान में एयरफोन लगा लीजिएगा, नहीं तो कभी भी कोई भी गाली दे के चला जाएगा और आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये एक कैसे हुआ। और अगर किसी ने सुन लिया तो आप फिर मुझे गाली दोगे कि तूने बताया क्यों नहीं, इसलिए मैं पहले ही बोल रही हूँ। तो कान में एयरफोन लगाना मत भूलिएगा। तो मैं बिना किसी बकवास की कहानी स्टार्ट करती हूँ। कहानी स्टार्ट होती है अपने जाओ जीसू से। आप जैसे जानते ही हैं कि जाओ जीसू के हाथ में चोट लग गया था। अब वो जो कार का ड्राइवर है ना, वो उतरता है और कहता है, पागल हो गए हो क्या? ऐसे कौन भागता है रोड पे बच्चों की तरह? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो इल्जाम तो मेरे पे ही लगता ना। अभी वैन उस ड्राइवर को ना कुछ बोलने वाला था उल्टा, बट अपना जाओ जीसू रोक लेता है और कहता है, लवन, हमारी ही गलती है ना, हमें बिना सिग्नल देखे रोड पे भाग रहे थे तो हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते हैं। अब अपना जो वैन केसिंग है ना, वो गुस्सा अपने अंदर ही दबा लेता है। वो ड्राइवर कहता है, ठीक तो हो ना तुम लोग? चोट तो नहीं लगी तुम में से किसी को? जाओसू कहता है, नहीं हमें चोट नहीं लगी, धन्यवाद। अब जो अपना वैन केसिंग है ना, वो उठता है और जाओ जीसू को भी उठाता है और कार की तरफ ले जाने लगता है। अपना जाओसू बोलता है, अरे लाओवेन, तुम अपनी मिकी माउस वाला बलून नहीं लोगे? अपना वैन केसिंग बोलता है, कोई जरूरत नहीं है, घर चलो तुम चुपचाप। जाओ बोलता है, तुम मुझे डांट रहे हो? वैन बोलता है, चुपचाप घर चलो। अपना जाओ कुछ नहीं कहता है और कार में बैठ जाता है। अभी अपने वैन केसिंग के पास ना लाइसेंस नहीं है, इसलिए कार अपने जाओ जीसू को ही चलानी पड़ती है। अब अपना जो जाओ जीसू है ना, वो अपने वैन केसिंग को उसके घर ला देता है और कार के अंदर ही बैठा रहता है और वैन से कहता है, अब तुम जाओ, अब मैं अपने घर चला जाता हूँ, गुड नाइट मेरा वैन। वैन कुछ नहीं कहता है, कार से उतर जाता है, ड्राइवर सीट वाले गेट को खोलता है, जाओ जीसू का कॉलर पकड़ता है और उसे अंदर ले जाने लगता है। जाओसू कहता है, अरे लावन, क्या हो गया है तुम्हें? बट वैन केसिंग कोई जवाब नहीं देता है। वैन केसिंग जाओसू को बेडरूम में ले जाता है, उसे बेड पे बैठा देता है और उसके हाथ की पट्टी करने लग जाता है। जाओ ना अब कुछ नहीं कहता है, एक प्यारी सी स्माइल करता है और अपना वैन केसिंग उसकी पट्टी करके उसके पास में बैठ जाता है और बड़ा सीरियस रहता है और कुछ बात नहीं कर रहा होता है। जाओसू भी कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। तभी वैन अचानक से बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया? जाओ जीसू बोलता है, मैंने क्या किया? वैन केसिंग बोलता है, तुमने मुझे हक क्यों किया? तुमने क्यों मुझे बचाया? जाओसू मुस्कुराता और कहता है, बड़ी बच्चों जैसी बातें करते हो तुम, मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा तो और किसे बचाऊंगा? अब ना वैन केसिंग कहता है, खुद को, तुम्हें चोट लग गई ना मेरी वजह से? जाओसू कहता है, ये जो चोट है ना, ये कुछ नहीं है, अगर तुम्हें हो जाता ना कुछ भी तो मुझे बहुत हर्ट होता। अपना वैन केसिंग शांत रहता है, फिर वो कहता है, ऐसा कुछ नहीं होता, दूसरों को चोट लगने से खुद को कुछ फील नहीं होता, ये सब कहने की बात है। जाओसू स्माइल करता है और कहता है, कहने की बात हो सकती है, बट तुम किसी से सच्चा प्यार करोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये कहने की बात नहीं होती। वैन केसिंग धीरे से आवाज में कहता है, सच्चा प्यार। जाओ कहता है, हाँ क्या कहा तुमने? वैन केसिंग कहता है, कुछ नहीं, आज नाइट तुम मेरे साथ ही सो जाना, घर जाने की कोई जरूरत नहीं है और कार चलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अपना जाओसू हैरान हो जाता और कहता है, नहीं, हम साथ में नहीं सो सकते, माफ़ करना। अपना वैन केसिंग कहता है, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगा, कोई तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा आज, ठीक है? तो तुम आराम से सो सकते हो। अब ना जाओसू उठ जाता है और कहता है, नहीं मुझे जाने दो। अपना वैन केसिंग भी उठ जाता है, जाओ जीसू को कस के बेड पे फेंक देता है, उसके ऊपर आ जाता है और कहता है, बड़े प्यार से कह रहा हूँ तुम्हें, रुक जाओ चुपचाप, ये तो जबरदस्ती करना मुझे भी बहुत अच्छे से आता है। मैंने कह दिया है ना कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा और मैंने जो एक बार कह दिया है वो मैं करके रहूंगा, इसलिए तुम आराम से सो सकते हो मेरे साथ। अब ना जाना जाओ जीसू है, हाँ मैं सही लाता है और कुछ नहीं कहता है। अब अपना वैन केसिंग जाओसू से हट जाता है, बेड पे लेट जाता है और जाओ को इशारा करता है उसके पास में सोने का। अब जाओ भी ना उसके पास में चला जाता है। अब जाओसू है ना वैन केसिंग से बहुत दूर सो रहा होता है और बीच में एक पिल्लो रख दिया होता है। ये देख के अपना वैन केसिंग हल्का सा स्माइल करता है, अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है और सो जाता है। अब हमें ना मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जाओ जीसू को ना जहाँ से खांसी आने लगती है, उसके नाक में ना सिगरेट की स्मेल आ रही होती है। जाओसू उठ जाता है, बेड पे अपना बाल सही करता है और कहता है, सिगरेट कौन पी रहा है? अब ना जो जाओसू है ना, वो दूसरी तरफ मुंह फेरता है तो देखता है कि वैन केसिंग सिगरेट पी रहा है चाय के साथ। अब जब ना वैन केसिंग है ना, वो जाओ की तरफ देखता है और जो सिगरेट का धुआं रहता है ना, वो गलती से अपने जाओसू के मुंह की तरफ फेंक देता है। अब ना वैन केसिंग कहता है, गुड मॉर्निंग, तुम उठ गए?
चाय पियोगे क्या? अब अपने जाओसू की मॉर्निंग गुड से ज्यादा बैड हो जाती है। वो तो बस वैन केसिंग के हाथों के सिगरेट को ही घूर घूर के देखा जा रहा होता है और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना ये भाई बैठा हुआ है और उसके पास में जाओ जिसू है। जाओ जिसू बहुत उदास है और अपना ये भाई हंस रहा है। और अभी ना अपने जाओ जिसू अपने ये भाई के घर आया है। ये भाई हंसते हुए बोलता है, जाओ जिसू तेरे लाइफ की तो एल लग चुकी है। तुझे शुगर डैडी नहीं बनना था और अब तू शुगर डैडी बना हुआ है। तुझे सिगरेट पीने वाले लोग पसंद नहीं और तेरा बॉयफ्रेंड तेरा प्यार बस सिगरेट पी रहा है, वो चाय के साथ। ये कॉम्बिनेशन तो मैंने भी कभी यूज नहीं किया है यार। अब तू देख ले, वो कहीं दारू और पोर्न भी तो नहीं देखता है और हस्त में तुम तो नहीं करता ना अपने कॉलेज में। अपना जाओसू गुस्सा होके बोलता है, ये भाई मैं तुम्हारे पास किस लिए आया था? ताकि तुम मेरा मजाक उड़ा सको। ये भाई कहता है, मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बट तुम्हारी सिचुएशन को देख के कसम से हंसी आ जा रही है। मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। जाओसू और कुछ नहीं कहता, गुस्से में ही ये भाई को देखने लग जाता है। ये भाई कहता है, ठीक है अब नहीं हंस रहा, अब तू क्या करने वाला है? जाओसू कहता है, वही तो मुझे पता नहीं चल रहा कि वैन केसिंग की सिगरेट का नशा मैं कैसे छुड़ाऊं। ये भाई कहता है, तेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसने कह रखा है कि वो तेरे से प्यार नहीं करता। अगर तूने बोला भी कि सिगरेट छोड़ दो तो वो तुझे छोड़ देगा, बट सिगरेट नहीं। ये बात सुन के जाओ जिसू और उदास हो जाता है और ये भाई की तरफ देखने लग जाता है। ये भाई कहता है, अरे यार सच तो बात है, अब छूट कैसे बोलूं मैं तुझसे? जाओसू कुछ नहीं कह रहा होता है ना, तो ये भाई कहता है, एक काम करना, तो उसे ना अच्छे पेशेंट दे, उसे खुश कर, उसे ऐसा एहसास दिला कि तू अगर छोड़ के चला गया तो उसका कुछ नहीं हो पाएगा, देन वो तेरे छोड़ने के डर से सिगरेट छोड़ना छोड़ देगा। जाओसू कहता है, कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल। ये भाई कहता है, मैं जानता हूँ, और सिगरेट की नशा तो छूटे से भी नहीं छूटती, बट तू ट्राई तो कर सकता है ना। अपना जाओसू कहता है, कर तो सकता ही हूँ, देखते हैं वो सिगरेट छोड़ने के लिए क्या मांगता है। अब हमें नेक्स्ट फ्रेम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना वैन केसिंग अपने बेडरूम में जा रहा होता है। वो अभी कॉलेज से लौटा ही है। अब वैन केसिंग जैसे ही अपने बेडरूम को खोलता है ना, तो देखता है कि उसका बेडरूम बहुत प्यारा सजाया हुआ है और उसकी फेवरेट बलून मिकी माउस वाली बहुत सारी लाके रखी हुई है। और तभी उस बलून के पीछे से अपना जाओसू निकलता है और कहता है, वैन कैसे हो तुम? वैन स्माइल करता है और कहता है, ओ वाह, तूने इतना प्यारा सजावट किया और इतने सारे बलून्स मेरे लिए। जाओसू वैन के बहुत करीब चला जाता है, उसके हेड पे किस करता है और कहता है, सिर्फ तुम्हारे लिए मेरे लव वैन। वैन तो अजीब फील करने लगता है। वो कहता है, तू इतना स्वीट क्यों बन रहा है, कुछ काम है क्या? जाओ अजीब सा हंसता है, वैन केसिंग को अपने बेड के पास ले जाता है और बेड पे बैठ जाता है और उसको अपने लेग पे बिठा लेता है और कहता है, नहीं कोई काम नहीं है तुमसे। अभी वैन केसिंग अजीब सा फील कर रहा होता है क्योंकि जाओ जिसू कुछ ज्यादा ही क्यूट बन रहा होता है। अपना जाओ जिसू मन में ही कह रहा होता है, मैं कुछ भी करके तुमसे वादा तो लेके ही रहूंगा कि तुम सिगरेट छोड़ दोगे। मैं अपने लावेन का फेफड़ा सड़ते हुए नहीं देख सकता, नहीं मेरा लावेन सिगरेट नहीं पी सकता। अब अपना जो जाओ जिसू है ना, वो कहता है मन में, माफ करना लावेन, बट मुझे ये करना पड़ेगा। अब जाओ जिसू है ना, अचानक से वैन के लिप्स के पास चला जाता है और उसे किस करने लगता है। वैन केसिंग को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि अचानक से जाओ जिसू को हुआ क्या, बट वो स्माइल करता है और मन में ही कहता है, मुझे पता था कि तुझे ये सभी चाहिए, पर तू दिखावा करता था कि नहीं तुझे फिजिकल नीड नहीं चाहिए। मुझे पता था कि सब हरामी ही होते हैं और तू भी उन चूतियों में से ही है। अब अपना जो जाओ जिसू है ना, वो वैन केसिंग को धीरे धीरे करके बेड पे लेटा देता है और उसे किस किया जा रहा होता है। अपना वैन केसिंग उसके शरीर पे हाथ फेरने लगता है। अपना जाओ जिसू मन ही मन में वैन केसिंग से सॉरी बोला जा रहा था और अपना वैन केसिंग वो तो यही सोच रहा था कि जाओ जिसू को ये सभी चाहिए था पहले से ही। अब जो अपना जाओसू है ना, वो वैन केसिंग के नेक पे किस करने लग जाता है। अब वैन केसिंग को ना पूरे शरीर में एक झंझनाहट सी फील होती है। वैन केसिंग की सांसें भर रही होती इतने में ही अब वैन केसिंग को कुछ समझ में नहीं आता है। वो जाओ जिसू के शर्ट के बटन खोलने लग जाता है। अब अपना वैन केसिंग पूरे फील्ड में आ गया था। अपना जाओ जिसू आंखें बंद किया हुआ था। फिर जाओ जिसू अचानक से थोड़ा सा ऊपर होता है और कहता है, मेरे प्यारे लावेन, तुम सिगरेट पीना छोड़ सकते हो क्या? ये बात सुन के वैन केसिंग ने जो फील बनाया था ना, वो सारा का सारा टूट जाता है। वैन केसिंग अजीब से स्माइल करता है और कहता है, साले चूतिए, तो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि मैं सिगरेट पीना छोड़ दूं। अपना जाओ जिसू एक क्यूट सा फेस बनाता है और हाँ में सर हिलाता है। अब अपना वैन केसिंग जाओ को कस के पकड़ लेता है और अपने नीचे ले लेता है। वैन केसिंग कहता है,
तूने ना मेरा सारा मूड खराब कर दिया कुत्ते। तो सिगरेट से क्या प्रॉब्लम है तुझे? जाओसू कहता है सिगरेट बिल्कुल अच्छा नहीं होता, वो कैंसर कर देता है। वैन कहता है साले मैं 17 साल की एज से पीता जा रहा हूँ, आज तक नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? ये बात सुन के ना जाओजूसू हाथों हाथ उड़ जाता है। वैन केसिंग तो गिरने वाला था, बट अपने जाओजूसू ने उसे होल्ड कर लिया था, इसलिए अपना वैन केसिंग जाओजूसू की गोद में था और अपने जाओजूसू ने वैन केसिंग का कमर पकड़ रखा था। जाओसू बोलता है तुम 17 साल की एज से सिगरेट पी रहे हो? अपना वैन केसिंग बोलता है हाँ सिगरेट पी रहा हूँ, सिगरेट, दारू, पॉर्न सब कुछ करता हूँ मैं। पॉर्न बात सुनते ही जाओजूसू का और भी पारा हाई हो जाता है। वो कहता है तुम पॉर्न देखते हो, कितने साल की उम्र से? वैन केसिंग बोलता है कान खराब है क्या तेरे? 17 साल की उम्र से कहा ना मैंने। जाओजूसू ना बहुत गुस्से में था, उसकी सांसें भर रही थी गुस्से के कारण। वो कहता है 17 साल की उम्र से। वैन केसिंग कहता है हाँ तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? जाओजूसू बोलता है सिगरेट तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा, बट पॉर्न भी तुम नहीं देखोगे आज से, अगर मैंने तुम्हें देख लिया पॉर्न देखते हुए। वैन कहता है देख लिया तो क्या? जाओ के बहुत बुरा हो जाएगा लाओ वैन। वैन कहता है मैं डरता नहीं हूँ। अब जाओसू ना बहुत गुस्से में था, वो वैन केसिंग का नेक पकड़ लेता है, अपने चेहरे के बहुत करीब ला देता है और कहता है डरना पड़ेगा। अचानक से जाओजूसू का ये वाइल्ड रूप देख के वैन केसिंग थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। वो कहता है जाओसू मुझे दर्द हो रहा है, मेरा गर्दन छोड़ो। अभी जाओ को कुछ होश नहीं था, वो गुस्से में बहुत था, इसलिए वो कहता है बोलो तुम सिगरेट या फिर पॉर्न, दोनों में से कुछ बुरी आदत नहीं करोगे। अब ना वैन केसिंग बोलता है पॉर्न बिल्कुल बुरी आदत नहीं है, ठीक है, सिगरेट भी कोई बुरी आदत नहीं है, ये सबका अपना अपना शौक होता है और तुम मेरे लाइफ में बिल्कुल मत आना। और ये गर्दन छोड़ो मेरा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जाओसू तो गर्दन छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था और उसने बहुत टाइटली जाओ वैन को पकड़ा था। जाओ कहता है पहले मेरे से वादा करो कि तुम पॉर्न या फिर सिगरेट दोनों में से कुछ नहीं करोगे। अपना वैन केसिंग वादा नहीं कर रहा होता है, वो बोलता है गर्दन छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। जाओसू छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। वैन की हल्की हल्की आंसू निकल जाती है, वो जाओजूसू के हाथ पे मारने लग जाता है और कह रहा होता है गर्दन छोड़ो मेरा, मुझे दर्द हो रहा है, हर्ट हो रहा है, मुझे छोड़ो। बट अभी जाओजूसू ऐसा दिख रहा था जैसे कि अपना जाओजूसू है ही नहीं, वो कोई और इंसान है। अब वैन के ना आंखों से आंसू आ जाता है और वैन की एक आंसू की बूंद अपने जाओजूसू के हाथ पे पड़ती है। जाओजूसू वैन को रोता हुआ देख जाता है, वो वैन का गर्दन छोड़ देता है, वैन से दूर हो जाता है और पागलों की तरह हो गया होता है। वो कह रहा होता है मैंने वैन को हर्ट कैसे किया, मैं उसे हर्ट कैसे कर सकता हूँ, मैंने उसका गर्दन इतना तेज क्यों पकड़ रखा था। अब वैन केसिंग अपना गर्दन पकड़ा हुआ था और जाओजूसू अजीब सा ही हो गया होता है कि मैंने वैन केसिंग को हर्ट किया है। वो बहुत रो रहा होता है। वैन ये देख के जाओजूसू से बोलता है ये ना चूतियापन मत करो, ये जो नाटक कर रहे हो ना ढकोसला, इधर मत करो, निकलो यहाँ से। पहले चोट देते हो फिर ऐसा रिएक्ट करते हो जैसे कि तुमने कुछ किया ही नहीं है, तुम्हें बहुत गिल्ट हो रहा है, तुम सभी के सब एक जैसे हो हर्ट करने वाले। अपना ना जाओजूसू वैन की तरफ हल्का सा जाता है, उसके चेहरे पे हाथ रखता है और कहता है जानबूझ के नहीं किया लाओवेन, मेरा दिमाग खराब हो गया था, मुझे माफ कर दो। बट अपना वैन जाओजूसू का हाथ अपने चेहरे से हटा देता है और कहता है दिखावा मत कर मेरे सामने, तो भी उन लोगों में से है जो हर्ट करना जानता है ना। अब ना जाओसू ना में सर हिलाता है, वैन केसिंग को कस के गले लगा लेता है और कह रहा होता है मैं सच्ची में तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, मैं सच्ची में तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, माफ करना, मुझे माफ करना। अब ना जाओसू ने ना वैन केसिंग को बहुत कस के गले लगा लिया था। वैन केसिंग को घुटन सी हो रही थी। वैन केसिंग बोलता है जाओसू दूर हो मेरे से, दूर हो जाओ। बट अपना जाओसू वैन केसिंग को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। अपना वैन केसिंग कहता है फिर से तुम वही कर रहे हो, फिर से तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। ये बात सुन के जाओजूसू वैन केसिंग को छोड़ देता है और उल्टे कदम ही चलने लग जाता है। अपने जाओजूसू के हाथ से एक कांच का जग गिर जाता है, फ्लोर पे पूरा पानी और कांच हो गया था। जाओजूसू उसको भी ध्यान नहीं देता है और उन कांच पे अपने पाँव रख लेता है और उसने स्लीपर नहीं पहने थे जिस वजह से वो कांच उसके पाँव में चुभ जाते हैं। अपने जाओजूसू के पाँव से पूरा खून निकल रहा होता है और उस पानी की वजह से वो खून हर जगह फैल गया होता है। जाओजूसू अभी भी रो रहा होता है, वो ना उस कमरे से भागने लग जाता है अपने आप ही। वैन केसिंग जब जाओजूसू के पाँव पे देखता है जिसमें से खून निकल रहा है और अपना जाओजूसू भागा जा रहा है, वैन केसिंग जाओ को रोकने की कोशिश करता है बट जाओ रुकता ही नहीं है। वैन केसिंग बहुत आवाज़ देता है बट जाओ रुक ही नहीं रहा होता है और बस भागा जा रहा होता है। वो अपनी कार भी नहीं लेता। अब ना जाओजूसू भागते भागते एक गार्डन एरिया में आ जाता है जो भी बहुत सुनसान रहता है।
वो एक बेंच पे बैठ जाता है, अपना सर कस के पकड़ लेता है और एक ही बात कह रहा होता है, मैं फोन क्यों देखता है, वो बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, वो बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, वो इंसान को बिगाड़ देता है। अब अपने जाओ जिसू के सर में ना एक बात गूंजने लग जाती है, कुछ आवाज़। वो आवाज़ कुछ ऐसी थी जहाँ पे एक जगह कोई कह रहा था, हेलो भाई मैं घर आ गया, और दूसरी जगह ये सुनने को मिलता है कि तुम्हारे भाई ने एक रेप किया है। जाओ जिसू को ये दो आवाज उसके सर पे पूरी गूंज रही होती है, भाई और रेप की आवाज उसके सर में बहुत दर्द दे रही होती है। वो अपने सर को कस के पकड़ लेता है। अब अपना जाओ जिसू अपने सर को पकड़ के ही उस बेंच पे लेट जाता है। वो बहुत कस के कान दबाया हुआ होता है, जैसे कि वो आवाज अभी भी उसके कान में गूंज रही है। वैन केजिंग को दिखाया जाता है जो उन सारे कांच के पीसेस को उठा रहा होता है, और वो भी जाओसू के बारे में ही सोच रहा होता है कि उसने अचानक से ऐसा क्यों किया, वो तो ऐसा पर्सन नहीं है। वैन केजिंग उन सारे मिकी माउस वाले बलून्स को देखता है और बस देखता ही रह जाता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना वैन केजिंग कॉलेज जा रहा होता है। कॉलेज के रास्ते में उसको एक गार्डन पड़ता है, वहाँ पे बहुत भीड़ थी, सब ना दूर दूर ही खड़े थे, बट कह रहे थे ये देखो ना कैसे बेंच पे सोया है, इसके पाँव से कितनी खून निकल रही है, दिखता तो अमीर है बट ये ऐसे क्यों सो रहा है, शायद इसने कपड़े चोरी तो नहीं किए हैं ना। अब सब ना उसी पर बात करने लग जाते हैं जो बेंच पे लेटा था। वैन केजिंग भी उस बेंच की तरफ देखता है तो उसको दिखाई देता है कि अपना जाओ जिसू जो बेंच पे लेटा हुआ है और इसके पाँव से अभी भी थोड़े थोड़े ब्लड निकल रहे हैं। वैन केजिंग बस वो देखता रह जाता है, फिर थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चला जाता है। जाओ जिसू को उठाता भी नहीं है। अपना वैन केजिंग कॉलेज में बैठा हुआ था, टीचर लेक्चर दे रहे थे बट उसका ध्यान कहीं और था, वो कहीं गुम सा था। अपने जाओसू को दिखाया जाता है जिसकी नींद खुल जाती है और वो बिना स्लीपर के वैन केजिंग के घर पे जाता है, पैदल पैदल ही चलते। देखता है तो घर बंद था, कोई नहीं था। जाओ जिसू का सारा सामान अंदर ही था, उसका फोन, उसकी कार की चाबी दोनों अंदर थी। उसकी जो कार थी वो भी लॉक थी, उस कार से वो जा नहीं सकता था, उसको फोन भी नहीं कर सकता था, इसलिए अपना जाओ जिसू पैदल ही अपने घर की तरफ जाने लगता है। उसका घर वैन केजिंग के घर से बहुत दूर था। अब जाओ जिसू जैसे तैसे करके बस स्टॉप पहुंचता है, बस पे बैठता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। अपना जाओ ना तैयार हो जाता है और बाद में एक न्यू कार लेके अपने वैन केजिंग से मिलने जाता है। जाओ जिसू वैन केजिंग के जैसे ही घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी जो चाबी थी ना, चाबी और फोन बाहर पड़े हुए हैं और घर की चाबी भी वहीं पे पड़ी है। वैन केजिंग वहाँ पे था ही नहीं। अब हमें अपने वैन केजिंग को दिखाया जाता है जो अपने फई और लवलेस के साथ बैठा हुआ था। अपना फई कहता है तू वापस हमारे साथ रहेगा। वैन केजिंग कहता है तो तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या, मैं पहले की तरह पैसे दे दूंगा ना तुझे। अपना लवलेस कहता है क्यों, तेरे सुगर डैडी तुझे छोड़ के चला गया। वैन केजिंग कहता है नहीं, मैंने छोड़ दिया, मुझे ऐसा पर्सन नहीं चाहिए, सर दर्द। वही कहता है मतलब तेरा एक और ब्रेकअप हो गया। वैन केजिंग कहता है वो मेरा बॉयफ्रेंड ही कब था, वो तो बस मेरा एक टॉय था जिसको मैंने छोड़ दिया। वही और कुछ नहीं कह पाता है। वैन केजिंग कहता है वो इस घर के आसपास भी दिखे ना तो भगा देना उसे, अंदर आने ही मत देना, मैं नहीं चाहता वो मेरे से मिले। लवलेस कहता है ऐसा तो तूने आज तक किसी बॉयफ्रेंड के साथ नहीं किया है। वैन केजिंग कहता है कितनी बार कहा है वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बस एक टॉय है जिसको मैंने अब छोड़ दिया है। थोड़ी देर बाद ना अपना जाओ जिसू वैन केजिंग से वहाँ आ जाता है। अपना जाओ जिसू गेट खटखटाता है और कहता है वैन तुम अंदर हो क्या। वैन फई से कहता है आ गया चूतिया, फई इसको थोड़ा संभाल तू जाके। फई कहता है ठीक है। फई ना बाहर चला जाता है और अपने गेट को ऐसे खोलता है कि बाहर वाला शख्स कोई अंदर देख ही ना पाए। वैन फई को देख के बोलता है फई वैन केजिंग अंदर है क्या। फई कहता है नहीं वो अंदर नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। अपना जाओसू कहता है झूठ मत बोलो, मुझे लग रहा है कि वो अंदर है, मुझे एक बार उससे मिलना है, उससे बात करना है। फई कहता है नहीं वो अंदर नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। अब जाओसू है ना बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है उससे मिलने के लिए। फई कह रहा होता है वो नहीं है, बट अपना जाओसू ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था, वो तो बस रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि एक बार मिलने दो, प्लीज एक बार मिलने दो। अपना वैन केजिंग ये सब बैठ के ना अंदर से सुन रहा होता है और उसके चेहरे पे कोई इम्प्रेशन ही नहीं रहता है, कुछ भी नहीं, वो मजे से चाय पी रहा होता है। अपने फई को भी बहुत अजीब लगने लग जाता है क्योंकि अपना जाओ जिसू ऐसा ना बेगिंग में आ गया होता है, रिक्वेस्ट कर रहा होता है। फई कहता है प्लीज चले जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जाओसू कहता है एक बार मिलने दो ना। अभी अपने जाओसू के ना आँख में हल्के से आंसू रहती है। फई कहता है
मजबूरन मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, अगर तुम नहीं जाओगे तो प्लीज़ चले जाओ। जाओसू कहता है मार दो, भले मार दो, बट एक बार मिलने दो प्लीज़, एक बार। अपना फई कुछ कह ही नहीं पाता है, वो ना कुछ कह पा रहा होता है, ना ही उसे मार पा रहा होता है, और ना ही वो उसे अंदर जाने दे सकता है क्योंकि उसके दोस्त ने मना किया है। अब फई के पास लास्ट ऑप्शन था जाओ जिसू को इग्नोर करना। वो अपने घर की तरफ जाने लगता है, मतलब अपने गेट की तरफ जाने लगता है, तो जाओ जिसू उसके पीछे पीछे जाने लगता है। फई जैसे तैसे करके जाओ जिसू को गेट से अलग करके अंदर जाता है, गेट बंद कर देता है, बट अपना जाओ जिसू वहीं पे रहता है। वो साइड में खड़ा हो जाता है और बस वैन केसिंग के बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा होता है। अभी दोपहर हो गई होती है, बहुत धूप निकल रहा होता है, बट अपना जाओ जिसू बाहर ही रहता है। वो बस अपने वैन केसिंग का इंतज़ार कर रहा होता है कि वो कब बाहर निकले और वो कब मिल सके उससे। अब अंदर वैन केसिंग अभी भी आराम से बैठा हुआ था, पंखे की हवा खा रहा था और आइसक्रीम के मज़े ले रहा था। अपने फई को बहुत अजीब लग रहा होता है जाओ जिसू के लिए, कहीं ना कहीं उसे वैन केसिंग पे हल्का सा गुस्सा भी आ रहा होता है। अपना फई तो कुछ नहीं कह पाता है क्योंकि वो वैन केसिंग को बहुत मानता है, बट लवलेस कहता है यार तू कितना कठोर है, वो कब से खड़ा है, पता है कितनी धूप हो रही है पर वो फिर भी खड़ा है, पर तुझे तो कोई फर्क ही पड़ रहा है, तू तो बैठ के आइसक्रीम खा रहा है, हवा के मजे ले रहा है। वैन केसिंग बोलता है तू बकवास मत कर, ठीक है वो उसकी गलती है, मैंने थोड़ा बोला था कि मेरे लिए इंतजार कर बाहर, तो खुद ही मजे से बैठा हुआ है तो मैं क्या करूं। फई कहता है मजे, हाँ, तभी सोचूं तेरे साथ कोई टिकता क्यों नहीं है, क्योंकि तू है ही ऐसा। सच्चे प्यार की किसी को कदर नहीं होती ना तो उसे सच्चा प्यार कभी नहीं मिलता। तो अपने पहले बॉयफ्रेंड की वजह से सारे लड़कों के साथ ऐसा करेगा, सब ऐसे नहीं होते हैं जैसे तेरा पहला बॉयफ्रेंड था। फई लवलेस से कहता है लवलेस शांत हो जाओ। लवलेस कहता है क्यों शांत हो, ये मेरा घर है, मैं भी बोल सकता हूँ, मेरा भी हक है। वैन केसिंग गुस्सा हो जाता है, अपनी आइसक्रीम को नीचे फेंक देता है और कहता है ना तेरा घर है ना तो तू मर यहाँ पे, और ये कहते ही गेट खोल के बाहर चला जाता है। और अभी तक आपने देखा था कि अपना वैन केसिंग अपने जाओसू को छोड़ के आ चुका था। अपना जाओसू बेचारा वैन केसिंग के घर के बाहर धूप में ही खड़ा था। वैन लवलेस से लड़ाई करके घर के बाहर निकल जाता है। वैन केसिंग जैसे ही घर से बाहर निकलता है, जाओ की नजर वैन पे पड़ती है। जाओ वैन के पास जाता है और उसे सॉरी बोलने लगता है। जाओ बोलता है सॉरी वैन, सॉरी मुझे माफ करना, पता नहीं मैंने ऐसा तुम्हारे साथ क्यों किया, बट मुझे छोड़ के मत जाओ, वापस आ जाओ ना, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अपना वैन केसिंग अभी बहुत गुस्से में था, वो किसी की कोई बात नहीं सुनना चाहता था। जाओसू ने बड़े प्यार से वैन केसिंग का शर्ट पकड़ रखा था, बट अपना वैन केसिंग जाओसू का हाथ देता है बहुत गुस्से में और कहता है अबे चूतिए, मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, मैं तुझे छोड़ के आ चुका हूँ, तो अब मेरा ना दिमाग मत खाना, और अगर आसपास दिखा ना तो तेरी इतनी बुरी हालत कर दूंगा कि तू सोचता रह जाएगा। अपना जाओसू थोड़ा सा सहम सा जाता है, वो फिर भी कहता है लाओ वैन तुम अभी गुस्से में हो, मैं मानता हूँ, बट सच्ची में मैं वो नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। अरे कहते ही जाओसू बड़े हिम्मत दिखा के वैन का वापस से शर्ट पकड़ लेता है। अपना वैन फिर से वो शर्ट हटाता है और गुस्से में कहता है अबे जाना यार, भी रहना है फालतू चूतिया इंसान, सिगरेट नहीं पीना, पॉर्न नहीं देखना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, क्या दिया क्या तूने पैसे, बट मुझे जो चाहिए था तूने तो वो नहीं दिया ना, मुझे तेरे साथ रहने का कोई शौक नहीं है, इसलिए अपना चेहरा उठा और यहाँ से चला जा, नहीं तो इतना बुरा हालत करूँगा ना तेरे चेहरे की कि तेरा वो दोस्त भी तुझे पहचान नहीं पाएगा। अब अपना वैन केसिंग ये कहते ही जाने लगता है, बट अपना जाओसू वैन का पीछा कर रहा होता है। वैन गुस्से में जा रहा होता है और अपने सर पे हाथ रखा होता है और मन में कह रहा होता है कितना इरिटेटिंग इंसान है, पीछे ही पड़ गया है, जा ही नहीं रहा है, और अपना जाओसू बेचारा पीछे पीछे जाया जा रहा था। अपने वैन केसिंग को ना अब बहुत गुस्सा आने लगता है, जाओसू उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा होता है। वैन केसिंग एक जगह रुकता है और कहता है तेरी तकलीफ क्या है, कह चुका हूँ ना, क्यों नहीं छोड़ रहा मेरा पीछा तू। जाओसू कहता है मुझे माफ करो ना वैन, और फिर से मुझे अपना शुगर डैडी बना लो ना। और ये कहते ही वैन केसिंग मतलब अपना जाओसू बड़े प्यार से वैन केसिंग का हाथ पकड़ लेता है। वैन केसिंग सा हंसता है और कहता है शुगर डैडी, और थूकता है उसके पाँव पे और कहता है बिल्कुल नहीं, शुगर डैडी पता है क्या होता है, तो शुगर डैडी का स भी नहीं है, बेकार इंसान। जाओसू कहता है तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा लाओ वैन, बट प्लीज छोड़ के मत जाओ ना। बट अपना वैन बहुत गुस्से में था। वैन हाथ हटाते हुए कहता है देख तू अगर नहीं गया ना तो इतना बुरा मारूंगा ना कि तू सोच भी नहीं सकता। अपना जाओसू कहता है मार दो भले,
बट छोड़ के मत जाओ। अपना वैन केसिंग जाओ की कोई बात नहीं सुनता और उसको सबके सामने बीच रोड पे थप्पड़ मार देता है। वैन केसिंग फिर से एक और गाल पे थप्पड़ मारता है और कहता है 2 थप्पड़ खा चुका है, अगर अब तू मेरा पीछा करता रहा ना तो लात गुस्सा सब खाएगा। जाओसू बहुत एम्बैरेस फील कर रहा था, बीच रोड पे उसको थप्पड़ पड़ गया था। वो अपने गाल पे हाथ रखा था बट वो पब्लिक की ध्यान नहीं दे रहा था। वो वैन केसिंग से फिर से कहता है और मारना है ना मार दो, पर जाओ मत, प्लीज वापस आ जाओ। अब ये सब हरकत ना रोड पे खड़े हुए सब कोई देखता है और उस भीड़ में अपना ये भाई भी रहता है। ये भाई को अंदर ही अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा होता है बट वो कुछ नहीं करता है और शांति से देख रहा होता है। अभी वैन केसिंग कहता है साले चूतिए, कितनी बार कह दिया है मुझे तेरे से मुंह ही नहीं लगना। और ये कहते हैं जाओ जिसू। वैन केसिंग जाओ को छोड़ के चला जाता है। अपना जाओ फिर से पीछे जाने की कोशिश करता है बट उसे अचानक से चक्कर आ जाता है और वो बीच रोड पे गिर जाता है। पूरी जो भीड़ थी जाओ जिसू के गोला बना के खड़ी हो जाती है और सब उसे देखने लगती है। अब ये भाई आता है उन भीड़ से निकल के अपने जाओसू को गोद में उठाता है, अपनी कार में बैठाता है और डॉक्टर के पास ले जाता है। अपना ये भाई कार में रहता है, कार चला रहा होता है और जाओसू को देख के बोल रहा होता है कितना पागल लड़का है ना ये, ऐसे इंसान के पीछे पड़ा हुआ है, छी मुझे तो नफरत हो रही है वैन केसिंग से। अगर अभी ये भाई की जगह और कोई भी रहता ना वो भी उस पर्सन से नफरत करता जो उसके फ्रेंड को हर्ट कर रहा है। अब हमें ये भाई को दिखाया जाता है जो जाओसू को अपने घर पे ले गया था और डॉक्टर को वहीं पे बुला दिया था। अभी डॉक्टर अपने जाओसू को ग्लूकोज चढ़ा रहे होते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कुछ नहीं, कमजोरी हो गई है इसके शरीर में इसलिए चक्कर खा के गिर गया, टेंशन की कोई बात नहीं है। ये भाई डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं और बाहर तक छोड़ते हैं। ये भाई जाओसू के बेड के पास आके बैठ जाते हैं और उसको ही देखे जा रहे होते हैं। ये भाई फिर हान को मैसेज करते हैं, हे हान तुम अपनी जल्दी से मीटिंग खत्म करके आ जाओ, जाओसू को वैन ने छोड़ दिया है, अभी जाओ की हालत बहुत खराब है, तुमने सही कहा था, अभी जाओसू मजनू बने बैठा हुआ है, उसे ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। अब ना ये भाई जाओ की एक ग्लूकोज वाली फोटो लेके हान को भेज देता है। हान का रिप्लाई आता है वो वैन केसिंग इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसकी हिम्मत कैसे हुई। हान कहता है मेरी मीटिंग खत्म ही होने वाली है, ये डील हमें मिलने ही वाला है, मैं परसों तक आ जाऊंगा, टेंशन मत करो। ये भाई कहते हैं ठीक है। फिर ये भाई अपना फोन रख देते हैं। अभी जो फोन की लॉक स्क्रीन रहती है ना उस पे अपने हान, जाओ जिसू, ये भाई तीनों की साथ की फोटो होती है। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जाओ को नींद खुल जाती है और अपना ये भाई उसके पास में ही बैठे बैठे ही सो गया होता है। जाओ ग्लूकोज की पाइप निकालता है, ये भाई की तरफ देखता है और बिना कुछ बोले चुपके से वहाँ से जाने की कोशिश करता है बट ये भाई की नींद खुल जाती है और वो कहता है खबरदार अगर तू यहाँ से बाहर भी कदम रखा तो। जाओ कहता है ये भाई तुम सो जाते ना, इतने जल्दी उठने की क्या जरूरत थी। ये भाई बोलता है बहुत ज्यादा जरूरत थी, नहीं तो तुम अभी बाहर चले जाते और उस वैन केसिंग के पीछे पड़े रहते। तुम्हें शर्म नहीं आती, उसने बीच रोड पे तुम्हें थप्पड़ मारा है, वही दो बट फिर भी तुम उसका पीछा कर रहे हो। जाओसू कहता है मेरी ही गलती है। ये भाई कहता है तुम्हारी क्या गलती है। अब जाओसू ना जो वैन के साथ जो भी हुआ है ना वो सब ये भाई को बता देता है। ये भाई कहता है जाओ तुम क्यों नहीं समझते, सारे पोर्न देखने वाले ऐसे नहीं होते हैं और तुम किसी को रोक नहीं सकते ये सब करने से, वो उसकी शौक है, वो देख रहा था। सिगरेट से तुम मना कर रहे हो वो मैं जानता हूँ बट पोर्न ये तुमने गलत किया और इसका गर्दन पकड़ के तुमने बहुत गलत किया। जाओसू कहता है मैं जानता हूँ बट मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। ये भाई कहते हैं समझ सकता हूँ कि तुम कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए बट मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं किसका साथ दूं। तुमने भी गलत किया बट उसने भी बीच रोड पे तुम्हें थप्पड़ मार के और भी गलत किया, समझ में ही नहीं आ रहा किसे सही कहूँ और किसे गलत बोलूं। जाओसू फटाफट बोलता है मैं ही गलत हुई है, मैंने ही अपने लाओ बहन को हर्ट किया है, मैं उसे प्यार से समझा ही नहीं पाया, दिमाग काम ही नहीं किया। ये भाई पे सारा ब्लेम मत लो, उसने भी गलत किया है, ठीक है अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाता हूँ। अपना जाओसू बोलता है मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे मन नहीं है। ये भाई बोलता है चुपचाप खा लेना नहीं तो तेरी आंखें निकाल के ना तुझे ही खिला दूंगा, समझा। जाओ चुपचाप बैठ जाता है तो ये भाई जाओ को हक कर लेता है, उसके हेड पे किस करता है और कहता है मेरा छोटा सा बच्चा खाना खा लेना, तुम्हारा पापा जा रहा है खाना बनाने के लिए। जाओ बोलता है चुप करो, तुम मेरे पापा नहीं हो। ये भाई बोलता है
हाँ मैं तुम्हारा पापा ही हूँ, तो ठीक है मैं जा रहा हूँ खाना बनाने के लिए। और ये कहते ही ये भाई खाना बनाने के लिए चला जाता है। अपना जाओ सुना चुपचाप सब बैठा हुआ ही रहता है। अब काफी टाइम हो गया होता है, अपने फई और लवलेस को टेंशन हो रहा होता है। नाइट के 11 बज गए होते हैं और वैन केसिंग उनके पास वापस आया ही नहीं होता है। इसलिए फई और लवलेस दोनों वैन केसिंग को ढूंढने चले जाते हैं। फई लवलेस पे बहुत गुस्सा था क्योंकि उसने वैन केसिंग को क्यों बोला ये सब। लवलेस कहता है मुझे गुस्सा आ रहा था इसलिए मैंने बोला। फई कहता है पर कितनी बार कहा है उसके फर्स्ट एक्स के बारे में मत बोला करो, उसे हर्ट होता है। लवलेस कहता है यार क्या कहूँ मैं तुम्हें, तुम हमेशा उसके साइड ही क्यों लेते हो, वो तुम देख नहीं रहे थे कि वो जाओ जूसू के साथ कितना गलत कर रहा था। अपना फई कहता है लवलेस वो उसका मैटर है, हमें उसके मैटर में नहीं पड़ना है। लवलेस मुंह फुला लेता और कहता है ठीक है। और वो दोनों ना अपने कॉलेज के पास वाले पार्क में जाते हैं तो देखते हैं कि वैन केसिंग उस ब्रेंच पे ना सो रहा होता है। लवलेस और फई को अब चैन मिलता है कि उन्हें वैन केसिंग मिल गया है। फई अपने वैन केसिंग के पास जाता है, उसे उठाता है। वैन उठ जाता है बट फई और लवलेस से कुछ नहीं कहता है। लवलेस ना उसके सामने जाता है, अपने कान पकड़ लेता है और सॉरी मांगता है और कहता है वैन प्लीज घर चलो, मैं मिस करूंगा तुम्हारा सिगरेट के साथ चाय वाला चीज। वैन ना इग्नोर कर रहा होता है, कुछ नहीं बोल रहा होता है। फई कहता है अरे वैन इतने खड़ूस चलो ना हमारे साथ। वैन कहता है नहीं मुझे नहीं जाना, तुम लोग ही जाओ, तुमको तो मैं ही बुरा लगता हूँ ना, उसने मेरे साथ क्या किया तुम नहीं जानते, तुम्हें तो बस मैं ही गलत लग रहा था। ये लवलेस मेरे पे चढ़ा पड़ा था और फई के चेहरे पे भी देख के लग रहा था कि वो मुझे गलत समझ रहा है। फई कहता है अरे बाबा मैंने ऐसा कुछ नहीं समझा, मैं अपने दोस्तों को भी गलत समझूंगा क्या, आप प्लीज घर चलो ना अपना। वैन कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। अब लवलेस और फई ना वैन को बहुत मनाते हैं दोनों ही, बट वैन जाने के लिए तैयार ही नहीं था। इसलिए फई और लवलेस को सोचते हैं, वो दोनों एक दूसरे को ताली देते हैं और वैन का एक पाँव पकड़ लेते हैं, जैसे कि लवलेस वैन का पाँव पकड़ा था और फई वैन का हाथ। अब वो दोनों ना उसको उठा के ले जाने लगते हैं। वैन बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है बट लवलेस और फई कह रहे होते हैं मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं भी तुम्हारे तरह हूँ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कोई क्या बोल रहा है, तुझे तो घर चलना ही पड़ेगा। अभी वैन बहुत गुस्सा हो रहा होता है बट फई और लवलेस दोनों मजाक कर रहे होते हैं, जिस वजह से वैन केसिंग का भी मूड एकदम से ठीक हो जाता है। वैन केसिंग कहता है ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूँ बट मुझे उतारो यार, अच्छा नहीं लग रहा। अब फई और लवलेस वैन को नीचे उतार देते हैं। वैन गुस्से में उन दोनों को देखा ही जा रहा होता है, इसलिए वो दोनों एक साथ में वैन को हग करते हैं। वैन स्माइल करता है और कहता है माफ किया बट मेरे से ना लड़ाई मत किया करो। लवलेस फई दोनों एक साथ में कहते हैं हाँ बाप तुम्हारे साथ कोई लड़ाई नहीं करेगा। वैन मुस्कुराता और कहता है ये हुई ना अच्छी बात। अब अचानक से फई ना वैन को अपने पीठ पे बैठा लेता है और उसे गोद में ही मतलब पीठ पे उठा के ले जाने लगता है और वैन भी कुछ नहीं कहता, मुस्कुरा रहा होता है और कह रहा होता है चल मेरे घोड़े। और अपना फई और अपने लवलेस दोनों वैन को देख के बहुत खुश रहते हैं। अब मॉर्निंग का समय था, ये बाई ने जाओ जिसू को अपने घर से जाने दिया ही नहीं था। उसकी एक पल भी नजरें नहीं हटी थी जाओ जिसू से और जाओसू सोच रहा था कि कब ये भाई अपनी नजरें हटाएगा और कब वो वैन को मनाने जाएगा। बट अपना ये भाई अपने जाओसू के पीछे हाथ धो के पड़ गया था कि कहीं नहीं जाना है, तुम्हें रेस्ट ही करना है, ड्रेस चाहिए मेरे में से पहन लो, मैं भी तुम्हारा ब्रांड वाला ही पहनता हूँ, बट बाहर नहीं जाना है, एक दिन ऑफिस नहीं जाओगे तो कोई बवाल नहीं मच जाएगा। अब अपना ये भाई ना जाओसू से बोलता है मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, खबरदार अगर तुम कहीं गए तो। अपना जाओ बोलता है ठीक है मैं कहीं नहीं जा रहा, अब जाके फ्रेश तो हो जाओ। ये भाई कहता है ठीक है। अब ये भाई ना फ्रेश होने चला जाता है। अपना जाओसू चुपचाप मेन गेट से भागने की कोशिश करता है बट ये भाई ने मेन गेट में ताला लगा रखा था और उसके पास चाबी था ही नहीं, इसलिए वो जा ही नहीं पाता। अब जाओसू ना एक खिड़की दे जो दूसरे फ्लोर पे थी, थोड़ा सा ऊपर था वो, और अगर वो वहाँ से कूदता तो उसे बहुत चोट लग जाती। बट अपना जाओ जिसू को वैन के पास जाना था फटाफट, इसलिए वो 2 फ्लोर वाले मंजिल से ही कूद जाता है। बट लकीली जाओ को उतनी चोट नहीं लगती, मतलब पाँव तो मुड़ जाती है बट उतनी चोट नहीं लगती। अपना जाओसू बेचारा लंगड़ लंगड़ के अपने वैन केसिंग से मिलने उसके कॉलेज तक पहुंचता है। जाओसू रास्ते में एक प्यारी सी रोज ले लेता है वैन केसिंग के लिए। अब अपना जाओसू जैसे तैसे करके परफेक्ट टाइम पे कॉलेज के बाहर खड़ा था। वैन केसिंग भी कॉलेज उसी समय आ रहा था। वैन केसिंग जैसे ही जाओ को देखता है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है।
वो जाओसू को इग्नोर करके अंदर जाना चाहता था, बट अपना जाओसू उसके बीच में आ जाता है, रोज देता है और माफी मांगता है। बट अपना वैन केसिंग वो रोज ले लेता है और उस रोज से ही जाओ जिसू को सबके सामने मारने लग जाता है और कह रहा होता है, तू कितना ढीठ है, तू मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? साले कल 2 थप्पड़ मारा फिर भी नहीं मान रहा, तू कितना ढीठ है कुत्ते। जाओसू बेचारा मार खा रहा होता है, पूरी फूल टूट जाती है। वैन केसिंग गुस्से में खड़ा था, उसकी सांसें बहुत तेज हो गई थी और वो कह रहा था, अब मेरा पीछा मत करना, नहीं तो बैट उठा के मारने लग जाऊंगा, कमीने सच्ची में। जाओसू कहता है, ठीक है तो कल मैं तुम्हारे लिए रोज की जगह बैट लेके आ जाऊंगा, मुझे बैट से मार लेना पर छोड़ के मत जाओ ना यार। ये बात सुन के वैन केसिंग बोलता है, हाँ तो कितना जिद्दी है कुत्ता, तू बैट से मार खाने के लिए तैयार है, बट तू क्यों कर रहा है ऐसा? जाओसू बोलता है, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, कसम से आई लव यू सो मच लव है। अब जाओ ने जिस तरीके से बोला होता है ना, वो सुन के वैन फ्रीज हो जाता है, एकदम शांत, एकदम कोल्ड। फिर वो वापस अपने रूडनेस वाले रूप में आ जाता है और कहता है, बट आई हेट यू जाओ जिसू। और ये कहते ही कॉलेज के अंदर जाने लगता है। जाओसू बेचारा उदास हो जाता है और लंगड़ लंगड़ के ही जाने लगता है, क्योंकि वो कॉलेज के अंदर तो जा नहीं सकता ना। अपना वैन केसिंग पीछे मुड़ता है और जाओ के पाँव की सूजन देख लेता है। वैन को अजीब सा तो लगता है, बट वो फिर भी जाओ को इग्नोर कर देता है और चुपचाप जाने लगता है। अब हमें ये भाई को दिखाया जाता है जो पूरे घर में जाओसू को ढूंढ रहे होते हैं, बट कहीं नहीं मिलता। ये भाई बोलता है, गेट तो बंद किया था, पीछे का दरवाजा भी बंद था, तो वो गया कहाँ से? अब जाओसू की नजर ना अपने ये भाई की नजर उसी खिड़की पे पड़ती है। अब ना ये भाई बोलता है, अबे बैंड चोद, वो इस खिड़की से कूद गया क्या? इन लवरों का कुछ नहीं हो सकता, पता नहीं उसको कितना चोट लगा होगा। अब जब ना ये भाई है ना, वो जाओ के लिए बहुत वरीड हो जाता है और अपना कार लेके सुनने के लिए चला जाता है। और लकीली अपने ये भाई को जाओसू मिल भी जाता है। ये भाई फटाफट जाओ को कार में बैठाता है और कहता है, कुत्ते तू 2 मंजिल के बिल्डिंग से कूद गया, तू पागल है क्या? माना उतने हाइट में नहीं है मेरा 2 मंजिल का घर, बट फिर भी यार काफी ज्यादा हाइट है, कहाँ चोट लगी? जाओसू बोलता है, कहीं नहीं लगी, बट अपने ये की नजर जाओ के पाँव पे पड़ जाती है जो सूज गई होती है। अपना ये भाई बोलता है, यार इन प्रेमियों का कुछ नहीं हो सकता, कितनी ज्यादा फूल गया है तेरा पाँव और तू कह रहा है कहीं चोट नहीं लगी, चल चुपचाप डॉक्टर के पास। अब अपना ये भाई जाओ जिसू को डॉक्टर के पास ले जाता है। अब डॉक्टर एक ट्यूब दे देता मालिश करने के लिए। अब ये भाई जाओ को अपने घर ही ले जाता है और उसके सामने एक डंडा लेके खड़ा रहता है और कहता है, कहीं भी हिलने डुलने की कोशिश किया ना तो कसम है मुझे अपनी आप की, तुझे इतना मारूंगा कि तू कभी सोच भी नहीं पाएगा, और तू जानता है कि मैं खुद से कितना प्यार करता हूँ। जाओसू कहता है, हाँ बाबा हाँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। ये भाई कहता है, नहीं तेरे बात में नहीं करूंगा। साले कुत्ते 2 मंजिल के बिल्डिंग से कूद गया यार, मतलब सच्ची में तेरे जैसा पागल चूतिया आशिक मैंने कहीं नहीं देखा। तुझे तो प्यार मोहब्बत से दूर ही रहना चाहिए, मैं तुझे प्यार में सपोर्ट नहीं करने वाला। आज 2 मंजिल के बिल्डिंग से कूद गया, चलो ये उतने हाइट में नहीं थी, फिर भी मैं इसे 2 मंजिल का घर कहता हूँ, बट अगर सच्ची में 2 मंजिल वाला घर रहता, हाइट में रहता तो मर जाता साले, मर जाता तू। अपना जाओसू अभी भी उदास था और कुछ होता है। ये भाई कहता है, इन आशिकों का कुछ नहीं हो सकता है यार। अब 10-11 घंटे बाद अपना वहाँ पे हानहिंग आ जाता है। हानहिंग को देख के जाओ जिसू एकदम शॉक हो जाता है। हानहिंग गुस्से में रहता है, जाओ सर के पास जाता है और उसके सामने अपने आप को थप्पड़ मार लेता है। अपना जाओसू कहता है, ये क्या किया हानहिंग? हानहिंग कहता है, आपको तो मार नहीं सकता ना, बट आप क्या जानो मुझे कितना गुस्सा आ रहा है, कितना हर्ट हो रहा है। आप पागल है क्या सर? 2 मंजिल के घर से कूद गए, देखिए ना पाँव की क्या हालत बना रखी है, मैंने पहले ही कहा था, बट आपको तो कुछ सुनना नहीं था ना, अब देखा क्या हालत हो गई है आपकी। अपना जाओसू कहता है, तुझे ये सब कैसे पता? अपना हैनिंग कहता है, मुझे ये भाई सर ने बताया है, अगर वो नहीं होते तो आपका क्या होता, मर गए होते अभी तक के डेट में। जाओसू अपना कान पकड़ लेता है और हैनिंग से सॉरी बोलने लगता है। हैनिंग बोलता है, मुझे सॉरी वोरी नहीं सुनना है। ये क्या हालत बना रखा है आपने जाओ सर, कल ग्लूकोज चढ़ा और आज पाँव की मालिश हुई जा रही है। प्यार ऐसा थोड़ा ना होता है जो आपको हर्ट करे, प्यार तो आपको खुश करने के लिए होता है ना, और आप देखिए हर्ट पे हर्ट हुए जा रहे हैं। जाओसू कहता है, अरे हैनिंग ज्यादा मत सोचो, वैसे मीटिंग का क्या हुआ? अपना हैनिंग बोलता है, फाइनल हो चुकी है, ठीक है टेंशन मत कीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, और आपको तो मैं बाद में देखता हूँ।
ये कहते हुए हैनिंग जाने लगता है। जाओसू बोलता है कहाँ जा रहे हो हैनिंग? हैनिंग बोलता है बताने का कोई शौक नहीं है क्योंकि आप भी मुझे कुछ नहीं बताते। और ये कहते ही हैनिंग चला जाता है। ये भाई तो अपने गाल पे हाथ रख के इन दोनों को ही देखा जा रहा होता है। जाओ गुस्से में ये भाई से बोलता है तुमने सब बता दिया ना ये भाई? ये भाई कहता है तुम तीनों मेरे दोस्त हैं, हम तीनों एक दूसरे के दोस्त हैं, तो बात शेयर करना तो बनता ही है ना। जाओसू कहता है इसलिए कहता हूँ 3 बिगाड़ी काम बिगाड़ी, जहाँ पे 3 लोग होते हैं वहाँ पे काम बिगड़ ही जाता है। ये भाई बोलता है अच्छा पहले तो हम तीनों बेस्ट थे ना, तुम्हारे वजह से ये सब हो रहा है। क्या जरूरत थी मजनू बनने की, हमारी तरह सिंगल रहते ना। वो देखो उसने मुझसे कहा है कि 1 महीने बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेगा। मैं 3 साल से सिंगल हूँ यार, तुझे पता नहीं क्यों गर्लफ्रेंड की चढ़ी हुई थी। तुझे पता है हैनिंग की ना ये तीसरा ब्रेकअप होने वाला है, बट उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा देख, मेरा 10 ब्रेकअप करके रख चुका हूँ, 5 लड़कों से 5 लड़कियों से, बट आज तक मैंने ऐसी हरकत नहीं की। बट तू तो एक ब्रेकअप में ही क्या हालत कर लिया। जाओसू बोलता है मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ है, लावंस मेरे से नाराज है। ये भाई बोलता है ख्याली पुलाव बनाते रहे, मैंने सारी खिड़कियों में सील कर दिया है, गेट तो बंद कर ही दिया है, तेरे लिए कुछ बना के लाता हूँ, खबरदार कहीं हिलने की कोशिश भी की तो, क्योंकि दरवाजा बंद है और खिड़कियाँ भी। जाओसू बोलता है कहीं नहीं जा रहा मेरे बाप। ये भाई कहता है अरे मेरा बच्चा गुड गुड गुड। और ये कहते ही ये भाई वहाँ से चला जाता है और जाओसू अभी भी गुस्से में रहता है। अब नाइट के 12 AM का सीन दिखाया जाता है। नाइट के 12 बज गए होते हैं। एक रेड लाइट एरिया में अपना वैन केजिंग चल रहा होता है। और अगर आप रेड लाइट एरिया नहीं जानते हैं तो वो प्रोस्टिट्यूट के लिए होता है, जैसे कि वहाँ पे लड़कियों की सप्लाई होती है। ऐसा ना कि प्रोस्टिट्यूट आप जानते ही होंगे, हिंदी में कहें तो धंधे वाली, जो मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं हिंदी में नहीं कह रही थी। वहाँ पे अपना वैन केजिंग चल रहा होता है। वैन केजिंग को एक लड़का देख के बोलता है और हाँ गाइस यहाँ पे रफ वर्ड का यूज़ होने वाला है, इसलिए मैंने पहले ही कहा था एयरफोन लगा लीजिएगा। अगर आप एयरफोन लगाने के बाद भी कंफर्टेबल फील ना करें तो प्लीज़ स्टोरी को छोड़ के चले जाइएगा। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। वो लड़का बोलता है देने वाले में से है या फिर लेने वाले में से? अपना वैन केजिंग बोल देने वाले में से, बट हाँ अगर मुझे मज़ा नहीं आया ना तो रेप केस के चार्ज लगा के तुझे अंदर डलवा दूंगा। वो लड़का बोलता है अरे मेरे साथ आके तो देख, बहुत बड़ा है मेरा, मज़ा तो आने ही वाला है तुझे। वैन केजिंग बोलता है ठीक है देखते हैं। अब वो लड़का वैन केजिंग को एक अंधेरी सी जगह पे ले जाता है, उसे दीवार के साइड खड़ा कर देता है, उसका पैंट खोल देता है और खुद का भी पैंट खोल लेता है और उसके साथ इंटीमेट होने ही वाला था तभी उस दूसरे लड़के को कोई बहुत तेज मारता है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो लड़का बोलता है अबे मादरचोद कौन है तू? अब ना जाओ जिसू भी उस पर्सन पे ही देखने लग जाता है जिसने उस दूसरे पर्सन को मारा होता है, और वो और कहीं नहीं अपना हैनहिंग रहता है। हैनहिंग जाओ की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है फटाफट अपना पैंट पहन। और तू सॉरी हैनहिंग जाओ को नहीं वैन केजिंग को बोल रहा है ये बात। हैनिंग अभी दूसरे लड़कों को कह रहा है। हैनिंग कहता है चुपचाप निकल जा यहाँ से, नहीं तो तूने बोला ना तेरा बहुत बड़ा है, तेरे मुंह में ही डाल दूंगा, ठीक है अब निकल यहाँ से। वो लड़का कहता है बड़ी चढ़वी चढ़ी है, और ये कहते ही हैनिंग को मारने वाला रहता है, बट हैनिंग उसके पेट पे इतना तेज मारता है कि उसके पेट से खून निकलने लगता है। अपना हैनिंग कहता है कहा ना निकलने, नहीं तो कुछ निकलने लायक नहीं छोड़ूंगा, चल बे चूतिए। अब वो जो लड़का रहता है ना और कुछ नहीं बोलता है, वहाँ से चला जाता है। वैन केजिंग अभी बड़ा सीरियस रहता है, हैनिंग को ही देख रहा होता है। हैनिंग अभी बहुत गुस्से में रहता है, इसलिए वो वैन केजिंग को एक थप्पड़ मार देता है। वैन केजिंग गुस्से में हैनिंग को देखता और कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अब ना हैनिंग कहता है एक और मार के बताऊं, और ये कहते ही हैनिंग वापस वैन केजिंग को मार देता है। वैन केजिंग अभी बहुत गुस्से में हो जाता है। अपना वैन केजिंग बोलता है तेरी इतनी औकात, मुझे 2 थप्पड़ मारेगा और तू यहाँ पे कर क्या रहा है? और तेरा वो दोस्त यहीं पे घूम रहा होगा ना, कितनी बार कहा है मेरा पीछा ना करे, फिर भी मेरे पीछे पीछे रहता है हर समय। हैनिंग कहता है वैसे तो मैं अपने जाओ सर की बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं उनके कारण गाली नहीं देता, बट हाँ तुम्हारे लिए तो एक बात मुँह से निकल रही है। अबे चूतिए तुझे सच्चे प्यार की कदर नहीं है क्या? वो बंदा तेरे लिए 2 मंजिल वाले बिल्डिंग से कूद गया है ताकि वो तुझसे मिल सके, इतना रो रहा है, तुझे पाने के लिए तड़प रहा है, और तू क्या कर रहा है? रेड लाइट एरिया में घूम रहा है, मजे कर रहा है सबके साथ, क्या चूतिया है तू 1 नंबर का? सच्चे प्यार की कदर नहीं है ना तुझे? वैन केजिंग बोलता है ओह सच्चा प्यार, मैंने थोड़ा ना बोला था क्यों मेरे से सच्चा प्यार करे, अब कर बैठा है तो मेरी क्या गलती, मरे चुपचाप। अपना हैनिंग मरने की बात सुन के वैन केजिंग को एक और थप्पड़ मारता है और कहता है मरेगा तू, मेरा बॉस नहीं,
ठीक है, और तू उनके बारे में जानता क्या है? उन्हें तुझे ना पॉर्न देखने से इसलिए मना किया था ना क्योंकि उनकी सैड मेमोरी उसके पीछे छुपी हुई है। वो नहीं चाहते थे कि उनके भाई के साथ जो हुआ वो तेरे साथ हो, इसलिए वो पॉर्न देखने से मना कर रहे थे। बट तू तुझे तो कदर ही नहीं है साले। अपना वैन किसिंग बोलता है, हाँ पॉर्न देखना खराब नहीं होता है, ठीक है, और इसके भाई ने जो भी किया है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और तुम झूठी मोटी स्टोरी बना के मुझे सुना दो अगर मैं इमोशनल होकर उसके पास वापस चला जाऊँगा। अथू बिल्कुल नहीं, उसका चेहरा भी मैं ना देखूं। अपना हैनिंग हंसता और कहता है, हाँ, मैं भी नहीं चाहता कि तू उनका चेहरा देख, और कसम से मैं चाहता हूँ ना कि तू मेरे बॉस से एकदम दूर हो जाए, इतना दूर। बट क्या करूँ मैं, मेरे बॉस की खुशी तुझ में जो छुपी है, इसलिए मैं तुझे मनाने आया था, तुझे बताने आया था, बट तू तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है ना कुछ, तू तो अपने में ही लगा पड़ा है। और तू जो बोल रहा है ना छोटी कहानी, 1 मिनट रुक। अब अपना हैनिंग जो होता है ना अपने फ़ोन में सर्च करता है कुछ, जाओ जिसू को अपने वैन केजिंग को दिखा देता है। वैन केजिंग स्क्रीन में देखता है तो एकदम शांत सा हो जाता है क्योंकि उस स्क्रीन में लिखा हुआ था, फेमस क्लोथिंग ब्रांड जेट क्लोथिंग्स ऑनर झान चिहान ब्रदर्स रेप समवन। अपना जब वैन कुछ नहीं बोलता है ना तो हैनिंग कहता है, इस वजह से वो तुम्हें पॉर्न देखने से मना कर रहे थे, इस वजह से उनको पॉर्न से इतनी नफरत है वो साइको से हो जाते हैं, वो तुम उनका दर्द नहीं समझ सकते और तुमने उनको बिना समझे कुछ जाने माने छोड़ दिया। क्या इंसान हो तुम यार। 1 वीक हो गया है ना सरझाओ के साथ रहते हुए, फिर भी तुम उन्हें नहीं समझ पाए कि वो कितने प्योर, कितने हम्बल, कितने बच्चे टाइप के हैं। उनके साथ कितना कुछ हुआ है, कितनी ट्रोलिंग सहा है उनने, बट फिर भी वो इतने अच्छे हम्बल हैं। और तुमने अपनी जीवन देखी ही कहाँ है बेटे, बट फिर भी तुम इतने घमंडी, इतने अकड़ू, इतने जद्दी, ना प्यार की इज्जत ना ही किसी चीज की इज्जत। तुम्हें किसी चीज की इज्जत ही नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हें कभी सच्चा प्यार मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तुमने मेरे सर को तकलीफ दी है तो तुम्हें भी उतनी ही तकलीफ झेलनी पड़ेगी। अभी जो अपना हैनिंग है ना वो बहुत गुस्से में है, अपने जाओ सर के लिए बहुत ही वरीड है, इसलिए वो कुछ भी मन में आ रहा है ना वो बोल दे रहा है। वो कुछ सोच समझ भी नहीं रहा है कि इस बात का लॉजिक है या फिर नहीं, ये सही है या फिर नहीं, बट वो बोल दे रहा है क्योंकि उसके अंदर इतना गुस्सा जो भरा है। अब अपना हैनिंग है ना गुस्से में बोलता है, जाओ तुम्हें कुछ समझने का शौक ही नहीं है तो मैं समझाना भी नहीं चाहता, और ये कहते ही जाने लगता है। तभी अपना वैन केजिंग हैनिंग को रोकता है और कहता है, जाओ के भाई ने क्या किया है, एक रेप केस और एक पॉर्न में क्या क्या लिंक है, क्या मैच है? अब हैनिंग है ना जाओ के भाई के साथ क्या हुआ है ये बताता है। अब कहानी अपने जाओ और उसके भाई पे शिफ्ट होती है। अब हमें जो आगे बताया जाएगा वो जाओ और जाओ के भाई के बारे में बताया जाएगा। अब कहानी शिफ्ट होती है अपने 20 साल वाले जाओ जिसू पे। जब अपना जाओ जिसू 20 का था, देन उसका भाई उस समय 16 साल का था। अपने जाओ जिसू ने अभी करंट ही अपना जेट क्लोथिंग्स खोला था और 1 साल पहले ही उसकी माँ का और बाप का एक साथ में देहांत हुआ था। जाओ जिसू उस चीज से उभरा नहीं था, बट अपने आप को स्ट्रॉन्ग बता रहा था अपने भाई के लिए। जाओ के भाई का नाम किन है। किन ना जाओ के लिए बहुत कुछ था, मतलब उसका सब कुछ था। वो अपने भाई के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, इसलिए वो हिम्मत दिखा के एक ब्रांड खोला था और सक्सेसफुली वो ब्रांड अपने फर्स्ट मंथ में ही अच्छी चली थी, काफ़ी अच्छे नाम हो रहे थे उसके। अभी अपने जाओ जिसू ने ना कुछ बड़ी सी बिल्डिंग नहीं कर रखी थी, उसके पास वो भी बिल्डिंग नहीं थी, बट 1 साल बाद उसकी ब्रांड ना बहुत अच्छी हो जाती है और उसने अपनी खुद की बिल्डिंग, जो वहाँ की सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत बिल्डिंग थी। अपना जाओ जिसू अपने घर में बैठा हुआ था, तभी उसके पास किन आता है और कहता है, हे भाई मैं घर आ गया। जाओ जिसू उसको गले लगा लेता है और कहता है, आज की स्कूल कैसी रही? किन कहता है, जी बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे बहुत मजा आया आज के स्कूल में। जाओ जिसू किन के सर पे हाथ फेरता है और कहता है, ऐसे ही हंसते रहना, अब तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। किन कहता है, ठीक है। अब किन और जाओ जिसू खाना खाते हैं और हैनिंग वहीं पे रहता है और उनके साथ खाना खाता है। अब ऐसा 1 साल गुजर जाते हैं, वो तीनों एक साथ में बहुत खुश थे। 1 साल 1 वीक बाद वो नाइट में ना बैठे हुए थे हैनिंग और अपना जाओ जिसू वो किन के आने का इंतज़ार कर रहे थे। उस समय बहुत बारिश आ रही थी, बट घर में किन नहीं 3-4 पुलिस आती है जो जाओ जिसू से कहती है, तुम्हारे भाई ने रेप किया है
अपना हैनिंग जाओ जिसू के पास ही था। ये सुन के जाओ जिसू को यकीन नहीं होता। जाओ जिसू का नीस पूरा कांप रहा होता है, उसकी शरीर पूरी कांप रही होती है। उसका दिल ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसके भाई ने किसी का रेप किया है। जाओसू कहता है ऐसा नहीं हो सकता सर, ये नहीं हो सकता है अपना। बट पुलिस वाला कहता है ऐसा ही हुआ है, तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। वो पुलिस जाओ जिसू और हैनिंग को लेके पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन में डरा सहमा बैठा हुआ था। अपना जाओ जिसू किन के पास जाता है, उसे गले लगा लेता है और कहता है तुमने कुछ नहीं किया है किन, मैं तुम्हें ना आज़ाद कर दूंगा, तुम्हें टेंशन की जरूरत नहीं है, तुमने रेप नहीं किया है ना, तुम्हें किसी ने फंसाया है ना। अभी अपने जाओ जिसू ना बड़ा नर्वस सा था और वो चाहता था कि किन बोले कि नहीं उसने रेप नहीं किया है। अपना किन वही बोलता है नहीं भाई मैंने रेप नहीं किया है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे परमिशन दी थी इंटीमेट होने की, मैं तो उसकी परमिशन के साथ कर रहा था ना, तो ये रेप कैसे हुआ। उसका भाई ना बहुत ही घबराया हुआ था। अब पुलिस स्टेशन का मैन ऑफिसर गुस्से में आता है, किन को लात मारता है और कहता है साले चूतिए, तूने रेप नहीं किसी लड़की का मर्डर किया है, लड़की मर गई है वो। अब जो अपना किन रहता है, उसकी गर्लफ्रेंड रहती है जिसने उसके साथ इंटीमेट हुआ था, वो लड़की मर गई होती है। किन ने उसके साथ इतने ब्रूटल तरीके से इंटीमेट हुआ था। अभी जो वो इंस्पेक्टर रहता है बहुत गुस्सेल वाला रहता है। अपना जाओ जिसू उसको पकड़ लेता है किन को और कहता है आप लात कैसे मार सकते हैं, मेरे भाई ने कुछ नहीं किया है। अब जो पुलिस वाला रहता है ना, वो जाओ जिसू का भी कॉलर पकड़ लेता है और कहता है चल तू मेरे साथ, तुझे बताता हूँ किया है कि नहीं। अब जाओ जिसू का ना वो ऑफिसर अपने वाले एक कमरे में ले जाता है। अब जानते हैं ना मैन ऑफिसर का दफ्तर है। अब अपना वो ऑफिसर रहता है ना, एक रिकॉर्डिंग जाओ जिसू को सुनाता है। उस रिकॉर्डिंग में एक लड़की पूरी तरीके से चिल्ला रही होती है कि किन मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा मत करो, स्लो करो, दर्द हो रहा है। बट किन कह रहा होता है नहीं बेबी, पॉन में ऐसा चलता है, पॉन देखा है मैंने, इतना चलता है। वो लड़की बहुत चिल्ला रही होती है कि दर्द हो रहा है, बट किन एक ही बात कहता रहता है कि पॉन में चलता है यार, तुमने पॉन नहीं देखा, उसमें तो ऐसा वाइल्ड ही चलता है ना, ऐसा क्या कर रहे हो तुम, कितनी कमजोर हो। अब किन ना उसको कुछ समझ में नहीं था कि उस लड़की को कितना दर्द हो रहा है। वो लड़की पेन के कारण रोने लगती है, उसके वहाँ से खून निकलने लगता है, बट किन उसको देखता ही नहीं है। वो लड़की बुरी तरीके से चिल्ला रही होती है, उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी ना कि बाहर के लोगों को सुनाई दे देती है और वो गेट तोड़ के अंदर जाते हैं और उस लड़की को अधमरी हालत में हॉस्पिटल ले जाते हैं। बट किन को अभी भी एहसास नहीं था, किन मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसने रेप किया है। किन तो तैयार ही नहीं था ये मानने के लिए। जाओ जिसू इस रिकॉर्डिंग को देख के ना पूरा सहम सा जाता है। उस हैनिंग भी रहता है, अपना जाओसू गिरने ही वाला रहता है, तभी हैनिंग उसको संभाल लेता है और उसको तसल्ली देता है। बट अपना जाओ जिसू फूट फूट के रोने लग जाता है कि मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। बट वो भी कुछ कह ही नहीं सकता था क्योंकि उसके सामने वो रिकॉर्डिंग पड़ी थी, वो आवाज़। वो इंस्पेक्टर कहता है ये जिस कमरे में तेरा भाई उसके साथ ये सब कर रहा था ना, उस कमरे की रिकॉर्डिंग है। माना उन होटल वालों ने कैमरा लगा के गलत किया, पर अगर कैमरा नहीं लगाया होता ना तो ये हमें सुनने को नहीं मिलता। उन होटल वालों को तो मैं जेल पहुंचा के रहूँगा, पर तेरे भाई को उम्र कैद की सज़ा ना दिलाया ना तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर राठे नहीं। अपना जाओ जिसू एकदम फ्रीज हो गया होता है, उसके मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही होती है। जाओ जिसू अपने भाई के सामने जाता है और कहता है उस लड़की ने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुम उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। किन कहता है ज़बरदस्ती नहीं था, मैंने पॉन में देखा है भाई, ये होता है, वो सह नहीं भाई, तो मेरी क्या गलती। किन अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसने एक लड़की की जान ले ली एक वाइल्ड सेक्स के कारण। जाओ जिसो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता है, अपने पाँव की सूज निकालता है और अपने भाई को सबके सामने मारने लग जाता है। किन रोते हुए कहता है भाई आप मुझे मार क्यों रहे, मेरी थोड़ा गलती है, पॉन में मैंने देखा था, पॉन ऐसा नहीं है, पॉन ने बताया था मुझे, उसे कुछ नहीं हुआ। अपना जाओ ना ये देख के हैरान रहता है कि किन अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसने किसी लड़की का रेप करके उसे मार दिया है। अपना जाओ जिसू अपना सूज अपने आप पे ही मारने लगता है और कहता है गलती मेरी है, गलती मेरी है, मैं तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं देख पाया, तुम्हारा पे ध्यान नहीं दे पाया, मैं ध्यान दे ही नहीं पाया कि तू पॉन देख रहा है, गलती तो मेरी है। और ये कहते ही अपने आप को जाओ जिसू सूज से बहुत मार रहा होता है। हैनिंग जाओ जिसू को रोकता है। किन भी कहता है भाई आप अपने आप को क्यों मार रहे हो, गलती नहीं है। जाओ जिसू सूज को फेंक देता है, सबके सामने गिर जाता है और रोने लगता है और कहता है गलती नहीं है, गलती नहीं है, वो लड़की मर गई,
तेरी गलती नहीं है। तुझे मैं अच्छे स्कूल में इसलिए भेजता था ताकि तू पढ़ लिख के ऐसी गलतियां ना करे, बट तू इस पॉइंट पे ना पूरा टूट चुका होता है क्योंकि केन मानने के लिए तैयार नहीं था उसने किसी लड़की का रेप किया है। अब केन को ना उम्र कैद की जेल होने का सजा मिलती है। अपने जाओ जिसू ने केन के लिए एक भी वकील नहीं किया होता है। अपना हैंड कहता भी है तभी भी जाओ जिसू कहता है नहीं, उसे सजा मिलना चाहिए। वो मानने के लिए तैयार नहीं है ना कि उसने किसी लड़की का रेप किया है। वो मानेगा जब वो जेल की चक्कियाँ पीसेगा ना, तब वो मानेगा कि उसने एक पोर्न देखनी सी लड़की का जान ले लिया, मार दिया एक 16 साल की प्यारी लड़की को, हंसती खेलती लड़की को, एक लौती बेटी थी उनके घर वालों की, मार दिया मेरे भाई ने। ऐसे जानवरों को बचा के मैं नहीं कुछ करने वाला, नहीं बचाना है मुझे। अब अपना जो जाओ जिसू है ना, इस मोमेंट पे अपने भाई से इतना नफरत करने लगता है कि वो उससे मिलने जेल भी नहीं जाता, हानहिंग जाता है, बट वो जाता ही नहीं। अपना जाओ जिसू अपना गिल्ट कम करने के लिए उस लड़की की पेरेंट्स को हमेशा हर मंथ में पैसे देता है। वो जानता है कि पैसे देने से उसकी बेटी वापस नहीं आएगी, बट जाओ जिसू देता है क्योंकि वो उनकी एक लौती बेटी थी, एक लौती उम्मीद थी। अब वो बच्चा भी पैदा नहीं कर सकते हैं, इसलिए अब इस केस के बाद से ना जाओ जिसू की बहुत बेइज्जती होने लग जाती है। जो उसकी ब्रांड ऊपर जा रही होती है ना, वो इस वजह से नीचे जाने लगती है। सब उससे कहते हैं रेपिस्ट का भाई, रेपिस्ट का भाई। कुछ लोगों ने तो उसके घर में घुस के उसका मुंह काला कर दिया होता है, बहुत कुछ बोला होता है। अपने जाओ जिसू की बहुत बेइज्जती होती है हर जगह, बट वो गिव अप नहीं करता है और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करता है और अपने ब्रांड को इतना ऊंचा ले जाता है कि अब जाओ जिसू से मिलने के लिए सब तरसते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, उसके ब्रांड के ड्रेस पहनना चाहते हैं, इतने तरसते हैं लोग। और हाँ, यही थी रीज़न अपने जाओ जिसू की पॉर्न से नफरत करने की, और ये एक तरीके से वैलिड रीज़न, क्योंकि आजकल के यूथ यंग जनरेशन स्टडी से ज़्यादा पॉर्न के सेक्स को ऐसा ना कि अच्छा मानते हैं कि ये होता है। बट मैं कहना चाहती हूँ, पॉर्न रिकॉर्डिंग करने के लिए ना 121 बार टेक लिया जाता है। रिसर्च किया है मैंने, बहुत टेक लिया जाता है, बहुत कुछ किया जाता है, और जो हम करते हैं उसमें कोई टेक नहीं होता है। और आप किसी लड़की की बिना परमिशन से उसके साथ वाइल्ड हो रहे हो, बहुत रोंग है। लड़की क्या लड़का भी, आप की हिम्मत नहीं होनी चाहिए उसके साथ वाइल्ड होने की। पोलाइट ठीक है, क्योंकि वाइल्ड सेक्स में ना बहुत खतरा होता है। ये जो जितने भी मूवियाँ एफएफ में बता देते हैं ना कि यूँ स्मूथ सा हो जाता है, नहीं, बहुत खतरा है। HIV का भी खतरा बहुत ज़्यादा होता है इस वजह से। बट हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम पढ़ाई नहीं, हम तो यूट्यूब्स, इंस्टा, इन सब से देख के सीख लेते हैं कि यार ये तो बहुत कूल है, गाली देना कूल है, किसी की बेइज्जती करना कूल है, किसी की जेंडर को लेके हंसना कूल है, मीम बनाना कूल है, ये करना कूल है। नहीं कूल है भाई, बिल्कुल नहीं कूल है। और ये जितना भी बताया जाता है ना बॉयज़ के साथ इंटीमेट वाला सीन, वाइल्ड वाला, उसमें तो और भी खतरे रहते हैं, क्योंकि लड़कों का शरीर लड़कियों की तरह नहीं है ना, उनका और भी खतरे रहते हैं, बहुत से खतरे होते हैं। और लड़कों के खासकर HIV के खतरे रहते हैं। जब मैंने इस FF के लिए सर्च किया ना, देन मुझे पता चला कि ओह यार, इतने खतरे रहते हैं। हमें तो स्मूथली बता दिया जाता है कि ओह सो कॉमन नहीं। और मैं इस टॉपिक को ना ओपनली शेयर करना चाहती थी अपने तरीके से, इसलिए मैंने माय शुगर डैडी वाला FF लिखा है। मुझे पता है अभी के डेट में बहुत से लोगों को डिसपॉइंट हो रहे होंगे कि ये क्या बता रहे हो, बट माय शुगर डैडी FF लाने का ना मेरा यही रीज़न था, क्योंकि बहुत से लोग मुझे बोलते थे कि वाइल्ड सेक्स को ना दिखाया करो, वाइल्डनेस दिखाया करो, अच्छा लगता है, थोड़ा वाइल्ड करो ना इस कैरेक्टर को, थोड़ा रोमांटिक करो ना। क्यों भाई, जितना मज़ा आंखों से आंख कांटेक्ट होके बोलने में होता है ना, उतना मज़ा इन सब में नहीं होता। मेरे नज़र में प्यार ये है कि उसके आंखों में देखो और वो सब कुछ समझ जाए। मेरा वर्ल्ड ऑफ ऑनर का सबसे बेस्ट सीन वो है जब अपना वैन केजिंग अपने मरने का नाटक करता है ना, जाओ जिसो उसके सामने आता है, उसके आंखों में देखता है और कहता है कुछ मत कहो, और वो कुछ मत कहो ने बहुत कुछ कह दिया। वो होता है रोमांटिक सीन, ये नहीं होता है। देन प्लीज किसी भी वेब सीरीज को देख के, उसकी वाइल्डनेस को देख के अपने पार्टनर के साथ ये सब मत करना, क्योंकि आपको तो मजा आएगा
बट उसको कितना दर्द होने वाला है ना, आप नहीं जानेंगे। और मैं जानती हूँ अभी मेरे से बहुत लोग गुस्सा हो रहे होंगे कि बीच में ही डालना जरूरी था, जरूरी था, क्योंकि मैं फर्स्ट पार्ट में बोल चुकी थी कि ये रफ इंडोकॉस का है। जब मेरे सब तारीफ कर रहे थे ना, पर्सनली कमेंट में आके, मतलब पर्सनली इंस्टा पे चैट पे आके कि वाह यार क्या लिखा है, देन मैं सोच रही थी कि यार मेरी वार्निंग मिस की है क्या। अब जिसने मिस की होगी ना, और जिनको लग रहा होगा कि ये तो बहुत हॉनी होने वाला था, हॉनी तो है, ये वैन का कैरेक्टर हॉनी है, बट ये सीरियस टॉपिक भी है जो मैं उठाई हूँ। और आई होप ये पार्ट चले, बंद ना हो जाए, क्योंकि यूट्यूब वाले यूँ सूस हटा देते हैं, देन देखते हैं कि क्या होता है। और जो मैंने बोला है काश आप समझें और इसको सीरियस लें और आगे से आगे प्रमोट करें कि वाइल्ड इंटीमेट सीन हमें नहीं चाहिए। सबको बोलो यार वाइल्ड इंटीमेट सीन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ प्योर लव चाहिए। नहीं, वाइल्ड इंटीमेट सीन खराब नहीं होते, लाइक दो जरूर दो, अगर कहानी वो मांगती है तो दो, बट इस तरीके से वाइल्डनेस मत बताओ। और देने से पहले वार्निंग दे दो कि ये सिर्फ काल्पनिक है, रियल लाइफ में यूज ना करे, नहीं तो जेल चले जाओगे, पार्टनर बहुत बुरा मारेगा तुम्हें। और मेरी बात सुनने के लिए थैंक यू। अब मैं कहानी आगे स्टार्ट करती हूँ। वैन केसिंग ये सब बातों को सुन के बहुत सीरियस हो जाता है। हैनिंग उस रात उन्होंने जो कुछ भी किया वो उन सब की वजह से किया। वो नहीं चाहते थे कि तुम भी पोर्न देख के बिगड़ जाओ। तुम नहीं जानते उनका हाथों में है सब कुछ। हाँ, जाओ सर की लाइफ में वापस आ सकते हो, नहीं तो ज़्यादा जिद नहीं करूँगा। और ये कहते ही हैनिंग वहाँ से चला जाता है, बट अपना वैन केसिंग अभी भी वो सभी सोच रहा होता है। और आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। मैं जानती हूँ मैंने इस पार्ट में अपनी बातें ज़्यादा की है, बट मैं बताना चाहती थी, माफ़ कीजिएगा अगर आपको ये पार्ट अच्छा ना लगा हो, बट ये मेरी दिल की बात थी और ये FF मैंने इसलिए ही लिखा था, मैं कह भी चुकी हूँ। देन हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आपको क्या लगता है? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है अपने हैनिंग और जाओ जिसू से। जाओ जिसू जिद कर रहा होता है ऑफिस जाने की, बट हैनिंग बोल देता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, परसों ही तो आपको ये चोट लगी है और आज आप जाने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आपका बात नहीं मानूंगा। जाओ जिसू कहता है हैनिंग पर तुम जानते हो ना मेरा ऑफिस में ही दिल लगता है, अगर मैं ऑफिस नहीं गया तो मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। तो अपना क्यूट सा फेस बना के और प्यारी प्यारी बातें करके हैनिंग को मना ही लेता है उसे ऑफिस ले जाने के लिए। हैनिंग भी हाँ कर देता है। फिर वो दोनों ऑफिस के लिए रवाना हो जाते हैं। अब वो दोनों जैसे ही ऑफिस के गेट पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अपना जो गाओचोन है ना वो थोड़ा सा नर्वस है और थोड़ा सा डरा हुआ भी है। जाओ जिसू गाओचोन से बोलता है क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? बट गाओचोन कुछ नहीं बोलता है और कहता है नहीं सर, मैं कहाँ डरा हुआ हूँ। पर गाओचोन के बातों और फेस से साफ साफ पता चल रहा था कि वो डरा हुआ है। अब अपना जाओ जिसू और कुछ बोलता उससे पहले उसके पास में आके अपना ये भाई खड़ा हो जाता है। ये भाई बोलता है कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती ना, तुम फिर से आ गए ऑफिस, सही तो हुए नहीं हो। अपना जाओसू बोलता है ये भाई मुझे हैनहिंग ने हाँ है, ठीक है। अब भाई हैनहिंग की तरफ देखता है तो हैनहिंग कहता है क्या करता मैं, इनने अपना भोला चेहरा बना के मुझे मनवा ही लिया। ये भाई कहता है कोई बात नहीं। अब इन्हीं सब बातों की वजह से अपना जाओ जिसू गाओचोन से कुछ पूछना भूल जाता है। अब वो तीनों अंदर जाते हैं। अब हैनहिंग जाओ के लिए गेट खोलता है। गेट जैसे ही खुलता है जाओ जिसू एकदम हैरान हो जाता है। जाओ जिसू हैरान क्यों हुआ बताओ? चलो बताती हूँ। अपना वैन केसिंग जाओ के ऑफिस में था और वैन केसिंग ने जाओ के ऑफिस को पूरी तरीके से सजा दिया था, बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेशन किया था और खुद उसके टेबल पे मजे से लेटा हुआ था, अपने आँख पे हाथ रख लिया था और वो झपकी ले रहा होता है ना कि थोड़ा सा नींद ले लेना। ये भाई और हैनहिंग ये देख के शौक रहते हैं और अपना जाओ जिसू स्माइल कर रहा होता है। हैनहिंग और ये भाई एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इशारा करते हैं कि हाँ ये कैसे हो गया। अब अपना वैन केसिंग अपने नींद से उठता है, एक तेज अंगड़ाई लेता है तो देखता है कि उसके सामने वो तीनों खड़े हैं। वैन जाओ को देख के एक स्माइल देता है और कहता है मेरे शुगर डैडी कैसे हो आप, मुझे मिस किया ना?
किया ही होगा, मैं हूँ ही ऐसा कि सब कोई मुझे याद करे। ये भाई अब जाओ जिसू की तरफ जाता है, लिप पे हल्का सा किस कर लेता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है और अंदर लाने लगता है। अभी जो अपना जाओ जिसू था ना, वो वॉकर के सहारे चल रहा होता है क्योंकि उसको अपने एक पाँव पे प्रेशर नहीं देना होता है, इसलिए अपना वैन केजिंग अपने जाओ जिसू का वॉकर बनता है और उसको अंदर ले जाता है। अपने जाओ जिसू ने अपना वॉकर बाहर ही छोड़ दिया था और वैन के हाथे पकड़े हुए थे। काफी लोगों को वॉकर के बारे में पता होगा, नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। वॉकर वो होता है चलने के लिए, जैसे कि कोई अपने पाँव पे वजन नहीं दे सकता ना, तो उसे वॉकर दिया जाता है ताकि वॉकर पे वजन रहे और वो चल सके। अपना वैन केजिंग अपने जाओ जिसू को उसके चेयर पे बैठा देता है और वो चेयर चक्के वाली थी, इसलिए उसको थोड़ा आगे ले जाता है और उसको हल्का सा गोल घुमाता है, फिर अपने तरफ रोक लेता है और उसकी आंखों में आंखें डालता है और कहता है कैसा लगा डेकोरेशन, अच्छा किया है ना मैंने। अपना जाओ से बोलता है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। अपना वैन केजिंग बोलता है अच्छा है ना, तो चल निकाल के, इतनी प्यारी डेकोरेशन की है, एक चिक पे तो किस बनती है ना, इतना कंजूस मत बन तू। वैन केजिंग अपना गाल अपने जाओ जिसू के सामने ले जाता है। जाओ जिसू तो हैनिंग और ये बाई को ही देखने लग जाता है। हैनिंग और ये बाई दोनों एक साथ में मुड़ते हैं और कहते हैं जो करना है कर लो। दोनों एक साथ में ही ये कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाते ही अपना जाओ जिसू अपने वैन की गालों को प्यार से पकड़ लेता है और उसको एक प्यारी सी किस करता है। अपना जाओ जिसू बहुत खुश था। अपना जाओ जिसू बोलता है वैन, पर ये हुआ कैसे, आप मान कैसे गए लावन मेरे साथ रहने के लिए, आपने मुझे माफ कर दिया। अपना वैन केजिंग बोलता है लिटिल बेटर, ज्यादा नहीं माफ किया है तुझे, अभी भी सेम टू सेम कंडीशन है, वही सब, कुछ नहीं बदला है। अपना जाओ जिसू स्माइल करता है और कहता है कोई बात नहीं, पर तुम मेरे साथ रहो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अपना वैन स्माइल दे रहा होता है। अपना जाओ जिसू बोलता है पर आप अंदर कैसे आए, गाँवचन ने तुम्हें आने कैसे दिया, मैंने तो उसको साफ साफ मना कर रखा है कि मेरे ऑफिस में कोई ना आए। अपना वैन केजिंग स्माइल करता है एक अजीब वाली, फिर अपना फेस एकदम सही कर देता है, एक नॉर्मल स्माइल रखता है और कहता है तू जानता है ना मेरा नाम वैन केजिंग है और वैन केजिंग को कोई भी नहीं रोक सकता, मेरा ऑरा ही इतना स्ट्रांग है। अपना ऐसा बोलता है ये तो है, बट अपना वैन केजिंग फिर बोलता है बट छोड़ो, बट प्लीज उसको फायर मत कर देना, नहीं तो वो मेरे से नाराज हो जाएगा, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि तू फायर नहीं होगा तो टेंशन मत कर, तो मुझे अंदर जाने दे बस। जाओ जिसू वैन केजिंग के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है आपने बोला है ना, अब मैं फायर नहीं करूंगा उसे। वैन स्माइल करता है और कहता है ये हुई ना बात। अब हमें गाँवचन को दिखाया जाता है जो अभी भी नर्वस था। अब हमें गाँवचन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। गाँवचन अपने सुबह की ड्यूटी पे आ गया था, वो खड़ा ही था, तभी अपना वैन केजिंग वहाँ पे आ जाता है। वैन केजिंग गाँवचन से बिना कुछ बोले अंदर जाने वाला ही रहता है, तभी अपना गाँवचन वैन केजिंग को रोक लेता है और कहता है आफत का पुड़िया, तू अंदर नहीं जा सकता, अपॉइंटमेंट लिया है तूने। अपना वैन केजिंग कहता है अंकल मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे अंदर जाने दो, बहुत जरूरी काम है। गाँवचन मना करता है बिल्कुल नहीं। वैन केजिंग बोलता है ये मोटे, मैं ना तेरा हवा निकाल दूंगा, तेरी टेंशन क्या है, अंदर जाने दे, मैं तेरे बॉस का बॉयफ्रेंड हूँ, ठीक है। यू नो वट, यूर बॉस माई शुगर डैडी। अपना गाँवचन शुगर बोलना भूल जाता है और कहता है डैडी, उनकी तो शादी ही नहीं हुई है तो बच्चा कहाँ से होगा। अपना वैन केजिंग अपने सर को पकड़ता और क्या ओ जाहिल, शुगर डैडी बोला है मैंने। गाँवचन बोलता है ये क्या होता है। वैन केजिंग बोलता है मुझे तुझे समझाने का कोई शौक नहीं है, तू अंदर जाने देगा कि नहीं। गाँवचन बोलता है नहीं। अब वैन केजिंग को गुस्सा आने लगता है, बट वो कुछ कर भी नहीं सकता है। अब जो अपना गाँवचन है वो एकदम सीधा खड़ा था और वैन उसे घूर घूर के ही देख रहा था, बट गाँवचन वैन को इग्नोर कर रहा होता है। वैन केजिंग मन में ही कहता है इसका तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। अपना वैन केजिंग सीधा देखता है, हैरान वाला फेस बनाता है और गाँवचन से कहता है हे गाँवचन देख, तेरी आइटम उसके पास है। गाँवचन बोलता है उसके पास है। वैन बोलता है अरे उसके साथ है, तू देखना, है तेरी ही आइटम है ना। गाँवचन देखने के लिए सीधा जब जाता है तब वैन केजिंग भाग के ऑफिस के अंदर घुस जाता है। अब ना गाँवचन बोलता है मेरी तो आइटम ही नहीं है, मेरी पत्नी तो 4 साल पहले ही मर चुकी है,
फिर गाओचन को समझ में आता है कि वैन केजिंग ने उसे चूना लगाया है। गाओचन जब वैन केजिंग को देखने के लिए पीछे मुड़ता है तो देखता है वैन केजिंग वहाँ पे था ही नहीं। तो गाओचन समझ जाता है कि वैन केजिंग अंदर चला गया है। और आप सबको डाउट हो रहा होगा ना कि वैन केजिंग को गाओचन का नाम कैसे पता चला। तो जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना, उनका नाम बैच पे लगा रहता है, मतलब उनके ड्रेस पे ही एक बैच रहता है जिसमें लिखा हुआ रहता है। तो कंफ्यूज मत होना। अपना वैन केजिंग फटाफट अंदर जाने लगता है। वैन केजिंग गलती से फोटो शूट जहाँ पे होता है ना, वहाँ पे चला जाता है। वहाँ पे बहुत सारे मॉडल थे जो जैकेट क्लोथिंग के ड्रेस पहन के फोटो क्लिक करवा रहे थे। अपने वैन केजिंग वहाँ के सारे लड़कों सारी लड़कियों को देख के बोलता है, ओह माँ कसम, यहाँ पे तो सारे आइटम बड़े बड़े हुए हैं, कितने खूबसूरत है ना ये। वैन केजिंग उस फोटो शूट में मॉडलों को तो देखता ही है, फिर उनके डेकोरेशन पे भी ध्यान पड़ जाते हैं कि उन्हें 2-3 बलून्स लगा रखे हैं, पीछे रोज ले हैं, बहुत ही प्यारे थे। अब गाओचन को दिखाया जाता है जो वैन केजिंग को ढूंढते ढूंढते वॉशरूम में चला गया होता है। वॉशरूम में एक लड़का सिगरेट पी रहा था और वो पॉर्न भी देख रहा था साथ में। गाओचन गुस्सा हो जाता है, उस लड़की के पास जाता है और कहता है, तुम्हें पता है ना जाओ सर को पॉर्न पसंद नहीं और सिगरेट तो बिल्कुल भी नहीं, तो तुम देख क्यों रहे हो ये सब। वो लड़का घबरा जाता और सॉरी बोलने लगता है। गाओचन उसके हाथ से फोन और सिगरेट दोनों ले लेता है और कहता है, निकलो चुपचाप यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। वो लड़का अपना फोन छोड़ के ही वहाँ से चला जाता है। अब फोन में ना वो लड़कियों की प्लेजर की आवाज़ आ ही रही होती है और गाओचन ने सिगरेट ऐसे पकड़ रखा था जैसे कि वो पी रहा था खुद। गाओचन की नज़र हल्की सी पॉन पे पड़ जाती है। वो देखता तो है, फिर अपनी नज़रें हटा लेता है, पर वो कहता है, यार ये लड़कियां कितनी खूबसूरत होती है ना पॉन वाली। गाओचन फोन बंद करता ही है, तभी वॉशरूम के बाहर से आवाज़ आती है जो कहती है, बुड्ढे ठरकी, लड़कियां खूबसूरत होती है ना। वो लड़का वैन केजिंग था जिसने ये कहा होता है। गाओचन बोलता है, तुम्हें ही ढूंढ रहा था, बाहर चलो। वैन केजिंग स्माइल करता है और कहता है, मैं तो बाहर चलूंगा ही, बट तुम काम से निकलने वाले हो। गाओचन कहता है, क्या मतलब। वैन केजिंग के हाथ में फ़ोन था। वैन केजिंग एक वीडियो चालू कर देता है जिसमें अपना गाओचन था, उसके हाथ में सिगरेट और फ़ोन था जिसमें पॉर्न चल रहा था और आवाज़ें भी आ ही रही थी। गाओचन ये देख के घबरा जाता है। वो कहता है, ये तो गलत है ना, मैं कहाँ देखता हूँ, वो लड़का देख रहा था, मैंने तो उससे छीना है ना। वैन केजिंग बोलता है, पर तुम्हारे बॉस जाओ जिसको तो नहीं पता होगा ना कि तुम छीन रहे थे या फिर देख रहे थे। और मैंने सुना है और मुझे पता भी है कि जाओ जिसू को सिगरेट और पॉर्न से दोनों से नफरत है। तो सोच लो, तुम्हें तुम्हारा काम चाहिए या फिर मुझे जाओ के ऑफिस में जाने दोगे। गाओचन तो बड़े ही कसमोकस में फंस गया था। गाओचन कहता है, अगर मैंने तुम्हें ऑफिस में जाने दिया तो जाओ सर मुझे काम से ही निकाल देंगे। केजिंग बोलता है, अगर नहीं जाने दिया फिर भी काम से निकाल देंगे। अगर तुमने मुझे जाने दिया तब मैं तुम्हारी रक्षा कर दूंगा, तुम्हें काम से नहीं निकलवाऊंगा, बट अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो तुम जानते हो कि मैं क्या करूँगा। गाओचन को आखिरकार हार मानना ही पड़ता है। गाओचन कहता है, ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगा। वैन केजिंग ना गाओचन से कहता है, वो जो फोटो स्टूडियो में जिस भी चीज़ का डेकोरेशन तुमने किया है ना, फूल और रेडीमेड बलून्स, वो सब मुझे चाहिए। गाओचन कहता है, क्यों। वैन केजिंग बोलता है, ज़्यादा सवाल मत करो। वैन केजिंग तो मज़े से ही जाओशू के ऑफिस में बैठ जाता है और गाओचन से पूरे डेकोरेशन का सामान मंगवाता है। और तो और सारी मेहनत भी गाओचन ने ही की थी। वैन केजिंग तो बस बोल रहा था, यहाँ पे ये लगाओ वहाँ पे वो लगाओ। फ्लैशबैक खत्म होता है। अपने वैन केजिंग और अपना जाओ जिसू एक साथ में ही बैठे हुए थे, मतलब अलग अलग चेयर पे बैठे थे, बट जाओ जिसू वैन केजिंग को ही देखा जा रहा था और वैन केजिंग भी जाओ जिसू को ही देखा जा रहा था। अब हमें अपने ये बाई और हैनहिंग को दिखाया जाता है जो ना कैफ़े एरिया में थे। अपने जाओ जिसू के बिल्डिंग में, मतलब उसके ऑफिस में, उसके कंपनी में एक कॉफ़ी एरिया भी है जहाँ पे सारे वर्कर्स कॉफ़ी लेने आते हैं या फिर कुछ खाने वाने, और दोनों कॉफ़ी होते हैं। ये भाई हैनिंग से कहता है, तुमने जाओ जिसू के बारे में सब कुछ बता दिया है क्या। हैनिंग कहता है, हाँ मैंने बता दिया, बट मुझे उम्मीद नहीं थी वैन केजिंग आएगा, मुझे खुशी मिली, उसके पास इतना तो दिमाग है ही। ये भाई कहता है, चलो कोई बात। फिर अपना ये भाई कहता है हैनिंग से, वैसे अगर उसने वापस से जाओ को हर्ट किया तो मुझे बताना। हैनिंग कहता है, ज़रूर बताऊंगा, बट मुझे उसके जेल में नहीं देखना है। ये भाई स्माइल करता है और कहता है, जेल में तो जाना ही पड़ेगा,
अगर मेरे दोस्त को किसी ने हर्ट किया तो मैं उसको इतना हर्ट करूँगा कि वो खुद मर जाएगा। अपना हैनिंग बोलता है साइको मत बनो। ये भाई बोलता है मैं हूँ साइको। हैनिंग कहता है आप भूल रहे हैं कि आपकी एज अभी 25 ही है और अपने 25 की उम्र में ऐसी हरकतें। ये भाई कहता है मैं तो अपने 24 की उम्र में भी ऐसे ही करता था, 25 की उम्र में भी ऐसे ही करूँगा। हाँ, मैं जैसे ही बड़ा होता जाऊंगा वैसे क्रिमिनल बनता जाऊंगा। अपना हैनिंग और कुछ कह ही नहीं पाता है। और गाइस किस किस को लगता था कि अपना ये भाई एज में बड़ा है? नहीं, उसकी एज सिर्फ 25 साल ही है। अपने वैन केजिंग को दिखाया जाता है जो जाओ जिसू के सामने अपना हाथ करता है। अपना जाओ जिसू उसके हाथ पे अपना हाथ रख लेता है। वैन केजिंग कहता है हाथ नहीं चाहिए, घर की चाबी चाहिए। मैं वापस उस घर में शिफ्ट होने वाला हूँ ना, तो चाबी तो दो। अपना जाओ जिसू बोलता है ओह वो तो घर पे ही है, एक काम करना तुम हैनिंग के साथ मेरे घर पे जाना और चाबी ले लेना। अपना वैन केजिंग स्माइल करता है और कहता है ठीक है तो अब मैं चलता हूँ, नाइट में मुझसे मिलने आना। और ये कहते ही वैन केजिंग जाने वाला रहता है। वैन केजिंग जैसे ही जाता वैसे ही ऑफिस में राजकुमार जिन आ जाता है। वैन केजिंग उल्टा चल रहा होता है अपने जाओ जिसू को बाय करने के लिए, इसलिए वो राजकुमार जिन से टकरा जाता है। राजकुमार जिन देख के पहचान जाते हैं कि वो वही बंदा है जो बीच वाली उंगली दिखा रहा था। अपना राजकुमार जिन वैन केजिंग से बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अपना वैन केजिंग सॉरी बोलता है पहले, बट राजकुमार जिन वापस से बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हारी औकात कैसे हुई ऑफिस के अंदर आने की? बाहर निकलो। अपना जाओ जिसू उस बात को संभालने के लिए कुछ बोल नहीं वाला था, और उससे पहले वैन केजिंग बोल देता है आया तेरे अस्थियों को बहाने के लिए हूँ और औकात तो तेरे से ज्यादा है मेरी, ठीक है? और बात करना है तो तमीज से कर, नहीं तो तू बदतमीजी पे आया ना तो मैं अपनी बदतमीजी दिखाऊंगा ना तो रो पड़ेगा। वैन केजिंग राजकुमार जिन को देखता है और कहता है बुलसेट। और जाओ जिसू को देखता है, स्माइल करता है और कहता है नाइट में आना माय शुगर डैडी, और उसे फ्लाइंग किस करके वहाँ से चला जाता है। ये सब देख के राजकुमार जैन थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। राजकुमार जैन जाओ से बोलता है शुगर डैडी वो क्या कह रहा था, तुम उसके शुगर डैडी बने हो? अपना जाओ जिसको कहता है अब बात को समझो, इतना गुस्सा मत हो भाई। बट जिन गुस्से में बोलता है बोलो तुम उसके शुगर डैडी हो? अपना जाओ जिसको कह देता है हाँ मैं हूँ। अपना जिन बोलता है तुमने बॉयफ्रेंड बना लिया और मुझे बताया भी नहीं। और ये कहते ही गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अपना जाओ जिसू राजकुमार जिन को रोकना चाहता था बट वो उठ नहीं सकता था, इसलिए उसने कुछ नहीं किया। ये सब हरकत ना पीछे हैनहिंग देख रहा होता है। हैनहिंग स्माइल करता है और कहता है यस कोई तो आया जो उस जिन को बोतल में बंद करेगा। वैन केजिंग इस हरकत से तो मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ, उसको उसकी औकात दिखाना बहुत ज़रूरी था हमेशा। अब मेरे मास्टर शू पे हक जताता रहता है ना, अब उसको मजा आएगा जब उसका हक उससे छीन लिया जाएगा। हाँ। अब अपना वैन केजिंग हैनिंग के पास आ जाता है और कहता है मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ और तुम जाओ के ऑफिस के बाहर ही हो, चलो जाओ ने बोला है कि तुम मेरे घर की चाबी दे दो। हैनिंग कुछ नहीं बोलता है और वैन केजिंग के सामने एक सीरियस फेस बना लेता है और कहता है ठीक है चलो। और ये कहते ही जाने लगता है और अपना वैन केजिंग उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वैन केजिंग जैसे ही जाने वाला था उसकी नज़र ये भाई पे पड़ती है जो अपने ऑफिस के अंदर जा रहा होता है, जाओ जिसू के ऑफिस के अंदर जा रहा होता है। अभी वैन केजिंग और ये भाई की नज़रें 1 मिनट के लिए एक साथ में ही मिलती है। फिर वैन केजिंग अपने नज़रें फेर लेता है और सीधा जाने लगता है और ये भाई वैन केजिंग ही देखता है, फिर वो भी अपने जाओ के ऑफिस में जाता है। अब हैनिंग और वैन केजिंग कार में बैठे हुए थे। वैन केजिंग पीछे बैठा था और हैनिंग ड्राइविंग सीट पे ही बैठा हुआ था, वो कार चला रहा था और वैन केजिंग पीछे था। हैनिंग वैन से बोलता है मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगे। वैन केजिंग बोलता है मुझे भी नहीं लगा था कि मैं आऊँगा बट मैं आ गया। हैनिंग बोलता है बट क्यों, ऐसा क्या हुआ, तुम्हारे दिल में अच्छाई कहाँ से आ गई अचानक से? वैन केजिंग स्माइल करता है और कहता है नहीं नहीं नहीं, अच्छा तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है? मैं अभी भी उसी कंडीशन पे आया हूँ, मैं अभी भी उससे प्यार नहीं करता, मैं अभी भी उसके पैसे के लिए ही हूँ। हैनिंग बोलता है अच्छा। वैन केजिंग बोलता है मैंने उसे एक मौका इसलिए दिया क्योंकि उसका एक इमोशनल पास जुड़ा है, उसने जो किया अपने इमोशनल में आके किया, मैं समझ सकता हूँ, इसलिए मैंने उसे एक और मौका दिया है बस, नहीं तो अदरवाइज मैं अच्छा नहीं हूँ, ये दिल से निकाल देना। हैनिंग अजीब सी स्माइल करता है और कहता है ठीक है। अब हैनिंग वैन केजिंग के घर की चाबी दे देता है और उसको घर पे भी छोड़ देता है। वैन केजिंग घर खोलता है और कहता है
कितना मिस किया है सॉफ्ट बेड को। और ये कहते ही बेडरूम में जाके मजे से सो जाता है। वैन केसिंग को ना सडनली अजीब सा लगने लगता है, एक ना अजीब सी सर्दी लग रही होती है। वो अपने हाथ को कस के पकड़ लेता है और लेट जाता है। ऐसा है ना कि खुद को एकदम कडल कर लिया होता है ठंड के कारण। अब हमें वैन केसिंग का एक सीन दिखाया जाता है जब वो 17 साल का था। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठा था और उसका बॉयफ्रेंड उससे ना अप्रोच कर रहा होता है इंटीमेट के लिए, बट वैन केसिंग उस समय मना कर रहा होता है। अब उसका बॉयफ्रेंड जैसे तैसे करके वैन केसिंग को अप्रोच तो कर ही लेता है और वैन केसिंग हाँ भी बोल देता है। अब वो दोनों इंटीमेट होने ही वाले थे और हो भी रहे थे, बट वैन केसिंग थोड़े में ही थक जाता है और कहता है मेरे से नहीं होगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ जिद करता है कि थोड़ा और, बट वैन केसिंग मना करता है तो वो भी कुछ नहीं कहता है और कहता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे। वैन केसिंग कहता है ठीक है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वैन केसिंग उसके पास में बैठा हुआ था और उसका बॉयफ्रेंड भी उसके पास में ही था। अब वो फिर से इंटीमेट होते हैं, बट वैन केसिंग फिर से जल्दी थक जाता है। अब 1 महीने ऐसे हो गए होते हैं। अब सडनली वैन केसिंग का बॉयफ्रेंड उसके सामने एक इंजेक्शन रखता है और कहता है इसे तुम लगा लोगे ना तो तुम मेरे साथ इंटीमेट हो पाओगे। वैन केसिंग को उस समय उतनी समझ में नहीं थी, मतलब उसकी उतनी समझ में नहीं थी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसलिए वो हाँ कह देता है। अब वो सुई लगाने के बाद वैन केसिंग को अजीब सा होने लगता है और उस समय वो इंटीमेट होता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ और उस समय वो काफ़ी लॉन्गर तक चलता है। अब हर इंटीमेट उसका बॉयफ्रेंड उसको एक सुई लगाता है फिर इंटीमेट होता है उसके साथ। अब ये सुई क्या है ये तो हमें आगे ही पता चलेगी। वैन केसिंग की अचानक से नींद खुल जाती है और उसे जब सर्दी लग रही थी अब उसे गर्मी लग रही होती है। उसका पूरा शरीर अजीब हो रहा होता है। वो बहुत पानी पी लेता है, ऐसी चालू कर लेता है, बट उसको अभी भी बहुत गर्मी लग रही होती है। अब यहाँ का सीन कुछ लोगों को डिस्टर्ब कर सकता है तो आप स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। वैन केसिंग अपने बैग से कुछ निकालता है, वो जाता है और इंटीमेट होने लगता है। किसी को नहीं पता तो एक सेक्स टॉय आती है जिससे आप सेक्स कर सकते हैं खुद ही से ही। ऐसी टॉयज जापान में बहुत ही ज़्यादा बिकती है, मैंने रिसर्च किया है, मुझे पता है। वैन केसिंग खुद ही के साथ इंटीमेट हो रहा था और उसकी सांसें पूरी भर गई होती है, उसे बहुत ही पसीना आ रहा होता है, वो बहुत ऐसा ना पेन हो रहा होता है उसे, बट वो फिर भी कर रहा होता है और नॉर्मली नहीं बहुत ही वाइल्ड वाली कर रहा होता है। अब कहानी सिर्फ अपने जाओ जीसू पे होती है जो बैठा हुआ था और टाइम देख रहा था कि कब नाइट होगी और कब वो वैन केसिंग के पास जाएगा। और अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगे, और अच्छा लगा हो ना तो लाइक कर दीजिएगा। इस कहानी के बारे में और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस FF का कोई भी नया पार्ट आए तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आए। और कमेंट में जय वंजू लिखना मत भूलेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।